मेरा बॉयफ्रेंड या एक्स मुझे कॉल कब करेगा। बट तुम्हें क्या लग रहा है बहन, केक वॉक है क्या अपना कर्मा चेंज करना? सारे भगवान अपने वैल्यू सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। व्हाट शुड मैन लुक इनटू अ वुमन बिफोर मैरिज। तो अगर कोई व्यक्ति डिवोटेड होगा ना, तो वो तुझे उसका डिवोशन हर रिश्ते के अंदर नजर आएगा उसके। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में यही देखा है कि एवरी मैरिज इज सफरिंग बिकॉज यार एक चीज़ को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। मतलब चाहे इतनी किताबें पढ़ ली, लेकिन अभी तक मेरे को ये नहीं समझ में आया कि लाइक इन द पॉइंट ऑफ लव, इज इट प्रीडेस्टिन्ड, इवन अ हार्ट ब्रेक और अ पार्टनर, और इज इट अ फ्री विल। तो तुम मन चाहकर अपना दिल तोड़वा रहे हो ये लिखा हुआ था। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हैं, या तो सब डेस्टिनी है या सब फ्री विल है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें बीच की हैं। इस बात को ऐसे समझो कि पहले तो हर व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप फ्री विल या डेस्टिनी के अंदर फॉल नहीं करता है। कुछ कुछ लोगों के लिए फ्री विल के अंदर फॉल करेगा, कुछ कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, अब डेस्टिनी के भी 3 पार्ट आएँगे। भाई दृढ़ कर्मा, दृढ़ दृढ़ कर्मा और अदृढ़ कर्मा। अब इसमें दृढ़ अच्छा कर्मा भी हो सकता है, दृढ़ बुरा कर्मा भी हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट वेरी ईज़ी। उनको ये लगता है ना कि सारी की सारी प्रॉब्लम जो हो रही है वो दूसरे की वजह से ही तो हो रही है। प्लैनेट्स की वजह से ही तो हो रही है। भगवान का सिर्फ इतना काम है कि आपको एक अच्छे पार्टनर से लाकर मिला दें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर स्पेशली जैसे फ्री विल भी है, ठीक है? तो आप ये बोल रहे हो कि भगवान हमेशा मतलब अच्छे पार्टनर से मिलाएगा। नहीं, अभी ये बोला ना कि भगवान का काम है तुम्हें एक अच्छे पार्टनर से मिला देना। मैं बताता हूँ, देखो, फॉर एन एग्जांपल हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लेते हैं, ठीक है? एक बंदा है जिसके मान के चलो चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे पता पड़ता है कि इसकी रिलेशनशिप को लेकर फ्री विल है, ठीक है? अब भगवान ने इसको एक पार्टनर से मिलवा दिया, न्यूट्रल है पार्टनर, ना अच्छा है ना बुरा है, 2 चीज़ें बुरी भी हैं, 4 चीज़ें अच्छी भी हैं, ठीक है? अब इस इंसान के साथ इसका रिलेशनशिप ये कैसा चलेगा, ये इस इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको लगता है कि नहीं अटेंशन ज़्यादा मिल रही है तो दिस इज़ द रिलेशनशिप, है? अब इनको अच्छा लड़का मिल भी जाएगा तो भी नहीं अपना पाएँगे उसको, क्योंकि खुद को रिलेशनशिप की समझ नहीं है, खुद को इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है? तो उस केस में अच्छा पार्टनर आकर भी तुम बेवकूफ़ी कर सकते हो, तो जो कि हो रहा है, मतलब 14-14 साल के बच्चे जो हैं रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मुझे पता है 20 साल की उम्र तक आते-आते रिलेशनशिप तो टूटना ही टूटना है इन लोगों का। तो उसमें कोई भगवान थोड़ी ना रोल प्ले कर रहा है, बेवकूफ़ियाँ रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है? बट नाउ अ पर्सन इज़ मैच्योर, भाई 28-29 साल का इंसान हो चुका है, अब वो शादी देख रही है, शादी अपना देख रहा है, वो मिला, 5-6 महीने बात करी, सब कुछ अच्छा है, ठीक है? और अचानक शादी के बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेस्टिनी, ठीक है? अब डेस्टिनी अगर है, और ये भी हम चार्ट से देख सकते हैं कि भाई तुम्हारी शादी डेस्टिन्ड है कि या फिर तुम्हारे पास कुछ फ्री विल है, ये भी देख सकते हो। तो किसी का डेस्टिनी होता है, किसी का फ्री विल। किसी-किसी का डेस्टिनी होता है, किसी-किसी का फ्री विल होता है, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि जिसका फ्री विल होगा उसकी शादी हमेशा अच्छी होगी, उसको एटिकेट्स डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है? तुम्हें अच्छा पार्टनर मिल सकता है, लेकिन उसको सँभाल के रखना, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनेगी, ठीक है? अब जिसका पार्टनर फ्री विल में नहीं है, जिसका पार्टनर डेस्टिन्ड है, तो उसको, जो इंसान है वो भी अपनी चाहे तो डेस्टिनी चेंज कर सकता है। लेकिन अगर दृढ़ कर्मा के अंदर डेस्टिनी फॉल कर गई हो, तो आप नहीं चेंज कर पाओगे, आप लाख जतन लगा लो नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर दृढ़ कर्मा के अंदर आपकी डेस्टिनी फॉल कर गई रिलेशनशिप को लेके, तो आप कुछ हद तक अपने रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए भी ना मौत आ जाएगी लोगों को। लोगों को क्या लगता है कि अच्छे जाएँगे एस्ट्रोलॉजर के पास, हमें 2 अंगूठी पहना देगा और हमारी एकदम हाँ, देखा किस्मत एकदम पलट जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, मेरे पास एक लड़की आती है, कहती है कि सर मुझे ना अच्छी मैरिज चाहिए। मैंने कहा अगर तुम्हें अच्छी मैरिज चाहिए ना, तो तुम ये कास्ट का बंधन हटाओ और आउट ऑफ कास्ट जाके शादी करो। बोली कि सर ये तो नहीं हो सकता, मेरे ना वो पापा ना मानेंगे नहीं और फिर ना वो दिक्कत करेंगे, मैं ना फिर ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मैं उनसे ना ऐसे मना नहीं सकती, उनसे कौन बहस करेगा, ये वो फलाना-ढिकाना, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ इश्यू, इट्स अ इश्यू डेफिनिटली। बट तुम्हें क्या लग रहा है बहन, केक वॉक है क्या अपना कर्मा चेंज करना, अपनी डेस्टिनी चेंज करना? नहीं है। इट विल टेक टाइम, इट विल डिमांड एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तो लड़ो। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति अपनी आदतें बदल सकता है, वही अपनी किस्मत बदल सकता है। ट्रू। ठीक है, अब एक बात सोच,
किसी लड़की के लिए लिखा है फॉर एन एग्जांपल कि भाई इस लड़की को डिवोर्स होना है या इस लड़के को डिवोर्स होना है, इसको तो इसका पार्टनर मारेगा पीटेगा, ठीक है? तो वो शादी जब होगी उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस लेवल पे जाकर सोच। इसका मतलब ये लड़की जब किसी लड़के को देखने जाएगी, ठीक है? उसको ये पसंद करेगी किसी न किसी बेसिस पे कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब है इसकी, बाल भी इसके अच्छे से लग रहे हैं, थोड़ा आज मेरे फेवरेट कलर की शर्ट भी पहन के आया है और पता है मेरे को फ्लावर पसंद है, इसने फ्लावर भी ला के दिए मेरे को। तो समझ रहा है? डेस्टिनी तुमको धोखा देगी, यहाँ पे जाल बिछाएगी, जो तुमको पसंद है ऑलरेडी, ठीक है? ओह तो फक! वो तुमको जाल बिछा के देगी डेस्टिनी। कि देखा तेरे को सारी चीज़ें पसंद आ रही है ना, तो नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग ओवरवेलमिंग। हुँ। तुम्हें लगेगा यार सब कुछ अच्छा ही तो कर रहे हैं, क्या ही दिक्कत है इसमें? कर ली तो हम शादी। अरे मेरे बहन मरेगी तो इसी के साथ मरेगी। फिर वो बाद में जाके वही लड़का तुमको फूल की जगह डंडे देगा। पर इसमें गलत क्या है? इसमें गलत पता है ये, द थिंग इज़ व्हेन यू डिसाइड अ पार्टनर, सरफेस लेवल की चीज़ों पे जब आप डिसाइड करते हो ना, ही इज़ अ गेज़ेटेड ऑफिसर, ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है? या ये अरे इसका इतना पैकेज है तो अच्छा है चलो दिस इज़ गुड, ठीक है? आप ऐसी चीज़ों पे जज कर रहे हो जिस चीज़ से दिल जज नहीं हो सकता। भाई नहीं, बट जैसे तूने अभी बोला कि उसको पता था, देखो मुझे फ्लावर्स पसंद है, मेरी फ़ेवरेट कलर की शर्ट पहन के आया, यानी कि लड़का इतना सोच रहा है। मैं तुझे अब रीज़न बताता हूँ। मुझे बैंगन का भरता नहीं पसंद, उसका कोई रीज़न है? नहीं। तुझे बचपन में जीरे नहीं पसंद थे, ठीक है? उसका रीज़न था कि तुझे वो कीड़े जैसे लग रहे हैं। लेकिन बहुत सारी सब्जियाँ जो तुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, उसका कोई रीज़न है? बस नहीं पसंद है ना? वो शायद मैंने टेस्ट भी नहीं किए हैं, टेस्ट भी नहीं करी है लेकिन बस नहीं पसंद है। मुझे नहीं खाना। लोगों को पता है कि ये जो कॉकरोच है हमारा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर बिठाए जाते हैं दिमाग में। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लेकर पैदा होते हैं, जैसे सब्ज़ी का टेस्ट है। तो आपको कोई सब्ज़ी पसंद है, कुछ नहीं पसंद है। अब इसका कोई रीज़न नहीं है, बेसलेस है, लॉजिकलेस है, ठीक है? अगर आपको कोई लड़का पसंद आ गया जिसमें आपकी सारी पसंद मिल रही है और लॉजिकलेस पसंद है ये सारी और वो सब मैच कर गई है और आपकी कुंडली में लिखा है कि अच्छी शादी आपकी होगी, तो भाई आपके वारे नहीं आ रहे, ठीक है? और लिखा है कि अगर बैड मैरिज होगी, तो फिर आप ऐसे ही इंसान को पसंद करोगे जिसके साथ जाके आपकी शादी बैड होगी, तो राम प्यारे। कभी भी किसी इंसान को ना सिर्फ़ इस बेसिस पे जज मत करो कि जो लॉजिकलेस चीज़ें हैं। लॉजिकलेस मतलब जिसका रिलेशनशिप से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? जैसे कुछ लड़के की नहीं है और उसके ना ऐसे ऐसे होनी चाहिए, वो ऐसे चले, उसके फैंटेसीज़ जो लोगों ने डेवलप कर रखी है। अजीब-अजीब डिमांड्स आती हैं कि नहीं सर लड़का जो हो ना वो मुझसे 6 इंच ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जिससे मैं 6 इंच की हील पहनूँ, तो वो मुझसे स्टिल लंबा लगे, ठीक है? लॉजिकलेस, ठीक है? कुछ होगा कि नहीं, नहीं मैं तो सर एक्चुअल में क्या है ना, मैं लखनऊ से हूँ तो सर मैं ना लखनऊ से ही लड़का देख रही हूँ क्योंकि मेरे ना सारे दोस्त जो है ना, वो ना यहीं रहते हैं। तो मैं सोची कैसे जाऊँगी छोड़ के तो लखनऊ से मिल जाए लड़का। अबे तुम मतलब लिटरली पार्टनर ढूँढने निकले हो कि तुम गोलगप्पे वाला ढूँढने निकले हो? कि जिससे करके भाई मिल जाए दोस्त यार भी अच्छा ऐसा लगा देना। हाँ, तो जिस दिन तुमने लॉजिकलेस चीज़ें करी जिसका तुम्हें रीज़न नहीं पता है, जैसे आई नो अ गर्ल लाइक शी लव्स दोज़ गाय जो भाई सोशल मीडिया पे बड़े फेमस होते हैं। उसको वो पसंद है, बोली क्यों पसंद? बस पसंद है मेरे को, ठीक है? तो जो इंसान अपनी साइकोलॉजी में डीपली जाकर ये बातें समझ सकता है, वो ही अपनी किस्मत बदल पाएगा और जो नहीं समझ सकता वो फिर अपने अच्छी मैरिज लिखी होगी तो अच्छी मैरिज में घुसेगा, बुरी मैरिज लिखी होगी तो बुरी मैरिज में घुसेगा एंड द सेम आंसर इज़ इक्विवेलेंट फॉर द रिलेशनशिप एज़ वेल। पर जैसे तूने बोला अभी कि लॉजिकलेस चीज़ें, ये तो लॉजिक है ना, 6 इंच लंबा होना चाहिए, हुँ, 6 इंच की हील पहन सके, दिस इज़ द मोस्ट लॉजिकल थिंग शी इज़ पुटिंग। हुँ, तो वो तो रिलेशनशिप में लॉजिक लगा रही है। ठीक है। और जॉब भी देख रही है, तो वो हुँ, तो लॉजिकल है कि भाई कल को पैसे भी कमा पाएगा। हुँ। तो वो तो लॉजिकल के साथ ही सोच रही है ना कि भाई सिर्फ़ ये तो नहीं कह रहा ना कि सीधे पे लिखता है किरण कि किरण मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यार मुझे एक बात फिर अगर ऐसा होता तो सारे लंबे लड़कों के जो रिश्ते और मैरिजेज़ हैं वो सब बहुत अच्छी होती ना। बात ये है कि लॉजिक का मेरा मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डिफाइन हो रही है तुम्हारी इन चीज़ों से। 2 तरीके हैं, या तो आप जानवर की तरह सोचें कि लड़का मुझसे लंबा होगा, तो मैं जैसे आज से 10,000 साल पहले स्टोन एज में फीमेल्स फ़ील किया करती थीं एंड दिस इज़ अ फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी।
आज से 10,000 साल पहले लड़कियां ये फील किया करती थी कि भाई लड़का मुझसे लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी जानवर का अटैक हुआ तो मैं इसके पीछे छुप सकती हूँ। तो मेरी बहन एक्चुअल में वो तुझे प्यार नहीं करती है। अगर अभी भी कोई लड़की लंबा लड़का एकदम ऐसे देख रही है तो इट्स अ बेसिकली क्या है ये? इनहेरेंट आपने फ़िल्टर्स बना रखे हैं। हाइट से पता पड़ेगा कि कोई लड़का आपको प्यार करता है क्योंकि नहीं करता। इससे पता चलेगा रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। लेकिन स्टिल यू आर लुकिंग दैट। क्यों आप देख रहे हो? क्योंकि आपके अभी भी इनहेरेंट इवोल्यूशनल साइकोलॉजी आपके ऊपर डोमिनेंट है। और सिमिलर विद द बॉयज़ एज़ वेल। भाई आज कोई लड़की है जिसका बहुत अच्छा बस्ट साइज़ नहीं है, ठीक है? तो लड़के उसको नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत लड़के नहीं होंगे अट्रैक्टेड, बट लड़के भी क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं उसकी तरफ? वो इसलिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं बिकॉज़ वो एवोल्यूशन चला आ रहा है उनका। तो भाई तुम आज डिसाइड कर लो इस चीज़ को कि तुम्हें जानवरों की तरह लोगों को चूज़ करना है कि इंसानों की तरह चूज़ करना है। इसलिए कभी-कभी ना ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में आज से जो 10-20 साल पहले शादी हो जाती थी ना कि हमने बस शादी तय कर दी है। ना लड़का दिखाएँगे, ना लड़की दिखाएँगे, शादी तय कर दी, तुम्हें निभाना है। ठीक है? तो उसमें ना ये सब जोड़ भाव नहीं होता था उसमें। इसलिए वो लोग जैसा मिला, काला है, खेकड़ा है, कैसी है, पतली है, सूखी है, मोटी है, जैसी है मेरी है, मुझे निभाना है इसके साथ में। तो वो रिश्ते वो वैल्यूज़ पे चल रहे थे। अब आप डिसाइड कर लो आपको जानवरों की तरह बिहेव करना है, ठीक है? या आपको मनुष्य की तरह बिहेव करना है। कब तक आप इस बात का पंखा लेकर चलते रहोगे कि ना जी ना हम तो हमारा एवोल्यूशन ही ऐसा है, हम तो ब्रेन वायर्ड ही ऐसे हैं। तो रहो। तो अगर आप अपने पशुता के अंदर रहोगे तो प्लैनेट्स ही डोमिनेंट रहेंगे। फिर तो आप डेस्टिनी में ही बंधे हुए हो। डेस्टिनी यही है ना, तूने थोड़ी ना डिसाइड किया कि तू पुरुष बनेगा कि स्त्री बनेगा, हुँ, है ना? ये तेरी डेस्टिनी थी कि तेरे को पुरुष की बॉडी मिली। उसके हिसाब से तेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, करेक्ट। ठीक है? उसके बेसिस पे ही अब तेरी उसमें अंदर भी और स्पेसिफिक लाइकिंग्स होंगी कि भाई जो लड़की लिखती होगी शायद मैं उसको पसंद करूँगा, जो ऐसे करती होगी मैं उसको पसंद करूँगा। ऐसे कर करके आप खुद ही सोचो ना 1000 में से अपने लिए 10 लड़कियाँ रख लेते हो। अब इन 10 लड़कियों में से आप सोच रहे हो कि शायद आपके पास फ्री विल है और आप इनमें से चूज़ करोगे। हुँ, लेकिन आप सोचो ना डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल है कि ऑलरेडी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग ही ऐसी बनाई है, नॉट इवन ऑन इंटेलेक्चुअल टर्म्स, इवन जस्ट ऑन द फिजिकल टर्म्स। या और कभी-कभी तुम देखोगे कोई-कोई इंसान होता है ऐसा कहता है कि यार मुझे ना सिगरेट पीने वाले लड़के ना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वो सिगरेट पीने वाले लड़कों के पास ही जाके मरेगी। हाँ, नहीं यही मेरा बाबू है। ठीक है? वो क्यों क्यों? यार पता नहीं उसकी ना वो एक बात है, पता नहीं वो ज़ाकिर खान ने वो बात बोली ना कि यार वो चलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। उससे पूछो, तुम लिटरली पूछ के देखो किसी इंसान से कि तुम इसके साथ क्यों? ही इज़ केयरिंग, ही इज़ नाइस, ठीक है? लिटरली इस पे डिसाइड करो। तो केयरिंग और नाइस में प्रॉब्लम क्या है? अभी जैसे रिलेशनशिप को हम बेसिकली फनल में डिवाइड करते हैं। पहले आपकी आ गई एवोल्यूशनरी डिसलाइकिंग लाइकिंग, ठीक है? भाई लड़का ब्रॉड चेस्टेड हो, लंबा हो, ऐसा हो, ये हो। तो ये है पशुता में जी रहे हो, अगर आपने वहाँ पे डिसाइड किया। मनुष्य होगा तो आप ये समझोगे कि यस दिस विल बी माय प्रेफरेंस बट दिस विल नॉट बी माय नॉन नेगोशिएबल थिंग। ऐसा नहीं है कि लड़का भाई 2 इंच छोटा हो गया मेरी डिजायर्ड हाइट से तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगी। या लड़की की थोड़े फिगर छोटा है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा। हुँ, ये मनुष्यता है। मैं बात करूँगा, कंसीडर करूँगा। मिलता है तो अच्छी बात है। इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक। चेरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो केक को थोड़ी ना उठा के फेंक देंगे। ये आपने पहला फ़िल्टर किया, इस तरीके से आप यहाँ पे डील करो। तो आपने एटलीस्ट जो डेस्टिनी आपको ऑफ़र कर सकती थी, आपने वहाँ पे उसको रिजेक्ट किया कि नहीं, हुँ, मैं इनके ऊपर जाके अपनी डिसलाइकिंग लाइकिंग्स और अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से मैं डिसाइड करूँगा कौन-सा पार्टनर मेरे लिए अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद आप नीचे आओ। फिर नीचे एक और फ़नल आती है, नाउ दिस इज़ कॉल्ड द मेंटल अट्रैक्शन और मेंटल इंटिमेसी। ठीक है? मेंटल इंटिमेसी कैसे देखेंगे? भाई जिस लड़की को किसी ने कभी फूल नहीं दिए, उसको कोई लड़का आके फूल दे देगा, यानी कि अटेंशन उसको लाकर दे देगा, तो वो लड़की आधी लड़कियों को तो अटेंशन ही लव लगता है लड़कों का। ठीक है? रोज़ ये कहती है, "सर लेकिन वो पता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, वो मेरे लिए सब कुछ करता था, बट अब कुछ नहीं कर।" अरे मेरी माँ अट्रैक्शन था ना वो। अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बनाओगी, तब तक कैसे काम होगा? फिर तो तुमको समझ ही नहीं आएगा ना। तुमको अट्रैक्शन भी प्यार लगेगा, तुमको अटेंशन भी प्यार लगेगा, तुमको अटैचमेंट भी प्यार लगेगा। हुँ, अब कोई लड़का तुम्हारे लिए आकर काम करता रहेगा, तो तुम उसको प्यार समझ लोगी। अरे! आप उसको ये समझो कि यस ही इज़ हेल्पफुल,
बट क्या ये प्यार है? ये गलत है। तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है। ठीक है? तो अगर आप इन 2 लेवलों को, मुझे ऐसा लगता है, अगर इन्हें आप पार कर लो, तो आप फिर भी बहुत हद तक अपनी डेस्टिनी को इधर-उधर साइड करके बहुत हद तक सही पार्टनर चूज़ कर सकते हो। अच्छा, पर ये डेस्टिनी में लिखा होता है कि क्या आप चूतिया हो? आप बॉर्न हो सकते हो एज़ अ चूतिया, बट आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ठीक है? सबसे बेस्ट स्टोरी कालिदास की है। तो कालिदास बेवकूफ़ पैदा हुए। ठीक है? उन्होंने मेहनत करी तो सबसे बड़े पोएट बन गए वो। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने श्रम से कुछ नहीं पा सकते। यही तो फ्री विल है ना। यही तो फ्री विल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द नॉलेज। नॉलेज का मतलब कालिदास कब इंटेलिजेंट बन सकता है? जिस दिन कालिदास ये बात मान ले कि मैं बेवकूफ हूँ। चूते को ये मानना पड़ेगा कि वो चूतिया है। एग्जैक्टली तभी तो वो रेडी होगा ना कुछ एक्सेप्ट करने के लिए। हुँ। ये तो ऐसे जीवन में जी रही हैं या जी रहे हैं लड़के की नहीं यार मेरे साथ ही बुरा होता है, सबके साथ तो मैंने बहुत ही अच्छा किया है, मेरे साथ ही पता नहीं क्यों बुरा होता है। और सबने अपनी अपनी एक स्टोरी बना रखी है। एक बहुत सुंदर, जैसे वो है ना, एक शायरी है कि लाइक जब रिश्ता टूटता है तो 3 कहानियाँ बनती हैं। एक कहानी उसकी जो उसको समझ आई, एक कहानी मेरी जो मेरे को समझ में आई, और एक तीसरी कहानी जो हम दोनों समझ लेते तो शायद आज चीज़ें बच जाती। राजेश हाँ, जी का वो। वो राजेश जी की थी। और ये बात इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर बात है ये। यही चल रहा है। क्योंकि मेरे पास जितने लोग आते हैं सब ये कहते हैं कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो फिर बुरा कर कौन रहा है मार्केट में? हाँ, सब अपनी कहानी के हीरो हैं, तो सब साला अपनी विलेन कहानी कौन के है? हीरो हैं। हुँ। वो बुरा कर कौन रहा है? अच्छा, ये कभी अपनी बेवकूफ़ियों की खुद बात नहीं करेंगे। बोले वो ना मेरे इमोशंस नहीं समझता। अरे तूने देखे थे उसके अंदर इमोशंस की कितनी डेप्थ है, कितनी नहीं है? हुँ। मैंने क्या देखा? नहीं सर ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने कहा हार्ड वर्किंग से पता पड़ता है कि रिलेशनशिप अच्छा चलेगा कि नहीं? लेकिन नहीं, ये तो नहीं पता पड़ता। मैंने कहा फिर क्यों देखा था तूने? तो मैंने नहीं, तो आई थिंक उसके लिए इतना पता तो होना चाहिए ना, कि वो तो लोगों को उतना ही नहीं पता है कि मेरे को क्या चीज़ टेस्ट करनी चाहिए। हाँ, और वो टेस्ट भी तो नहीं करते ना। लव इज़ नॉट लॉजिकल। बेवकूफ़ी की बात है। दिल से प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। यही वही बेवकूफ़ी। भाई प्रेम होता है दिल और दिमाग दोनों से। मतलब दिमाग आप यूज़ करते हो दिल को जानने के लिए। क्योंकि दिल जैसी कोई चीज़ होती है। दिल तो देखो धड़कता है, उसका काम है एक ब्लड पंप करना। बेसिकली आपके अंदर की इमोशनल पर्सनैलिटी जो है उसको एक पर्सोनिफ़ाई करके एक उसको शब्द दे रखा है जो कि हुँ, दिल है। क्योंकि हम उसको कैसे संबोधित हुँ। करेंगे? तो दिल शब्द से करेंगे। हाँ, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ इमोशंस है ना, इमोशंस तो निकलेंगे ही। अब हुँ, चाहे कुछ भी कहो, एक सुंदर लड़की जो निकलती है तो आपको देख के तो अच्छा लगता है। ये जो देखकर अच्छा लगना, ये नेचुरल हुँ। है ना? बट उस थॉट को, उस इमोशन को कंट्रोल करना या उसको कितना अलाउ करना है, ये दैट मनुष्य का इज़ है। हाँ, दैट इज़ माय विल, दैट इज़ माय कंट्रोल। दैट इज़ योर। कि मुझे पता है ये अच्छी लग रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं वहाँ आगे बढ़ूँ। हाँ, बिल्कुल, और बोल भी सकते हो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ठीक है, तो दिल और दिमाग पे मैं ये बोलूँगा कि जो 14 साल के बच्चे को प्यार होता है, सॉरी बच्चा बोल दिया मैंने, 14 साल के मर्द को जब प्यार होता है, तो वो पूछता है कि मेरी शादी फर्स्ट बेंच पे जो बैठी पिंकी है उसी से होगी, ये हुँ, भी उसने मुझसे पेंसिल माँगी थी। तो अब वो शायद पिंकी के साथ प्यार करेगा, नहीं करेगा, आगे रिलेशनशिप होता है मान लो, फिर आगे जाके टूट जाता है, पिंकी मना कर देती है। दोनों कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज में जाके वापस से प्यार होता है उसको, किसी और से प्यार होता है। फिर कॉलेज खत्म हो जाता है, ऑफ़िस में जाके किसी और से प्यार होता है और बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, ओपन रिलेशनशिप्स आजकल ये सब बहुत चल रहा है। उसके बाद आप 5-6 रिलेशनशिप्स करके जब 28 तक पहुँचते हो तो आदमी कहता है, भाड़ में जाए सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं और प्यार-व्यार कुछ नहीं होता है। अब मेरे को बस चूज़ करना है कि लड़की कैसी होनी चाहिए। तो सब सोचते हैं कि 28-30 तक आते-आते प्यार कुछ बचता नहीं है। आपको कोई अच्छा नहीं लगता, आपको सब पे डाउट होता है, आप प्यार जैसा कुछ होता नहीं है, बस जो घरवाले बोले उससे शादी कर लो और आगे बढ़ो। हुँ। तो ये क्या है कि अब आप लॉजिकली सोच रहे हो कि प्यार खत्म हो गया है? ये पता है बेवकूफ़ी है। फॉर इसका सबसे बेस्ट तरीका समझने का कि आज अगर तू राइटर है और अपने अंडर में तू टीम हायर करेगा, ठीक है? तो तू उन लोगों में क्या देखेगा? मैं तो देखूँगा सेंसिटिविटी कितनी है। बेसिकली जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं चाहिए राइटिंग राइटिंग के के लिए, लिए, करेक्ट, हाँ। करेक्ट? तो जब तुम अपनी ज़िंदगी में एक इंसान को हायर कर रहे हो, जो तुम्हारे सारे डिसीज़न्स मेकिंग में पार्ट रहेगा, ठीक है? अटूट अंग रहेगा, तो उस टाइम तुमने उसके अंदर रिलेशनशिप के स्किल्स क्यों नहीं देखे? क्योंकि तुमको खुद नॉलेज नहीं थी कि क्या देखना है,
ठीक है? तो इसलिए इस 14 साल के मर्द ने फैंटेसी क्रिएट करी जो कि बॉलीवुड मूवीज़ से आ रही है, एंड थैंक्स टू यू राइटर्स, ठीक है? कि जो पहली बार लड़की झरने के नीचे नहाती हुई देखी और एकदम प्यार हो गया उसको, है? अब यही चीज़ इसके दिमाग में डल चुकी है, ठीक है? अब ये ऐसे ही देखेगा, अरे पिंकी तू जा रही है साइकिल पे, तो ऐसे इसको प्यार डेवलप हुआ, फैंटेसी में जी रहा है, अब ये रियलिटी में नहीं जी रहा है। अगर ये शुरुआत रियलिटी से करता तो बहुत अलग कहानी होती, लेकिन अभी फैंटेसी से शुरू हुई है, फैंटेसी तो एक दिन खत्म होगी, टूटेगी, रियलिटी आएगी और तोड़ देगी। फिर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन इसने स्किल, अभी तक कोई स्किल डेवलप किया इमोशनल इंटेलिजेंस को भापने का, इमोशंस को समझने का, खुद के इमोशन को समझने का? नहीं। कॉलेज में आ गया है, कॉलेज में भी आके फिर ये अगेन रिलेशनशिप बनाएगा कि सोचते हैं कि अब शायद ठीक चल जाएगा। फिर वो खत्म हो जाता है, फिर ऑफिस में आएँगे, अब सोचते हैं कि अब शायद रिलेशनशिप ठीक चल जाएगा, ठीक है? और ये बस ना एक जुआ लगाते जा रहे हैं, ठीक है? तो जुए में तो भाई तुम हारोगे ना, कौन जुए में जाके करोड़पति बनता है? कोई नहीं बनता। तो बात ये है कि आप अपने अंदर पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट करिए भाई, अपने आप को शिक्षित करिए इमोशंस के बारे में। साइकोलॉजी हमारे देश में पढ़ाई नहीं जाती है। अरे पढ़ाओ ना, लोगों को यही नहीं पता है कि डिप्रेशन के बीच में, क्रोनिक सैडनेस के बीच में क्या डिफरेंस है। उनको एंग्ज़ायटी और पैनिक के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है? हर चीज़ को डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन बोलते रहते हैं। तो तुम तो जाओगे डिप्रेशन, और फिर यही होता है 28 साल की उम्र तक आते-आते क्या है ना, अब ये अगेन डेल्यूज़न में जी रहा है इंसान कि मेरे 4 रिलेशनशिप रहे हैं, मेरे चारों खराब रहे हैं, मैं क्या, और कुछ नहीं होता, प्यार-व्यार सब बकवास की चीज़ें हैं, सब ये है, अब तो मैं जाऊँगा शादी कर लूँगी या कर लूँगा और बस हो गया। तो बेसिकली तुमने क्या किया कि अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे तुमने एक अपनी ज़िंदगी का, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी का एक सच बना लिया, जो कि बाहर की पूरी ज़िंदगी से उसका कोई लेना-देना नहीं है। ये सिर्फ़ तुम्हारा ट्रुथ है। दिस इज़ द पार्शियल ट्रुथ, दिस इज़ नॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है? और ये तुमको एक्सपीरियंसेस क्यों मिले? क्योंकि तुम भी तो बेवकूफ़ रहे हो ना। तुमको तो पता नहीं है कि रिश्ते कैसे चलाने चाहिए। उसके बाद भी तुम बेवकूफ़ रहे हो। उसके बाद भी तुम ये बात खुद में बुन रहे हो कि नहीं, कहीं प्यार नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता तो क्यों ढूँढ रहा था? ठीक, बोले नहीं मैं ढूँढ रहा था, अब मुझे पता लगा कि नहीं होता है प्यार, अब मुझे अक्ल आ गई है। भाई तेरे को अब भी अक्ल नहीं आई और ये अब भी रिश्ते में जाएगा, शादी करेगा, ये खराब करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब आप किसी को जॉब के लिए हायर करते हो, अगर मैं अपने घर में कारपेंटर बुलाऊँगा, उससे पूछूँगा भाई तुझे कारपेंटरी आती है कि नहीं आती? तो भाई तुम अपने लिए एक पार्टनर हायर कर रहे हो, तो फाइंड द फकिंग सेम वैल्यूज़ एंड द सेम स्किल सेट फॉर द रिलेशनशिप व्हिच यू हैव। ये क्या बात होती है? कल को कोई भी तेरी टीम में कोई भी लड़का आएगा, वो कहेगा सर क्या बात है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, सर आप पता है बहुत स्मार्ट लगते हैं, सर ये लगते हैं, वो लगते हैं, सर मैं आपके लिए ना फूल भी लेकर आया, तो तू हायर कर लेगा क्या उसको? नहीं। तो तुमने रिलेशनशिप में ऐसे क्यों हायर कर लिए? आधी लड़कियाँ ही इज़ वेरी केयरिंग। इस दुनिया में 90% लड़के ना इनिशियल 6 महीनों में केयर ही केयर दिखा रहे होते हैं। कौन नहीं दिखा रहा होता? हुँ, तो तुम केयर को समझ लो, इतने ये दरिद्र हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस से दरिद्र हैं और ये प्यार से दरिद्र हैं। इनको कोई भी मतलब बस फूल लाकर दे दे, छोटी-छोटी चीज़ें कर दे, छोटी-छोटी चीज़ ध्यान रख दे, इन्होंने समझा यही प्यार होता है। और फिर वही लोग जब बात आ जाती है लड़ाई करने की, घरवालों से लड़ने की, समाज से लड़ने की, ठीक है? तो ये लोग छोड़ के चल देते हैं। आप देखिए, आप मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि उन लड़कियों ने आवाज़ें उठाई हैं, अपने परिवारों के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, जिन्होंने कभी अपने परिवार में चूँ तक नहीं करी थी, जिनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो वैल्यूज़ से आ रहा है। तो आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए ना, पहले तो भाई प्लैनेट-व्लैनेट छोड़ो। पहले आप अपने अंदर तहज़ीब लेकर आइए। आप अपने अंदर समझ लेकर आइए रिश्ते की। आपको पता होना चाहिए कि प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है। जैसे उसमें बता रखा है, सूफ़ीज़ में बता रखा है कि भाई देयर आर द 7 स्टेजेस ऑफ द लव। तो आप समझिए तो सही उस 7 स्टेजेस को क्या है। पता ही नहीं है आधे ज़्यादा लोगों को। तो खराब तो होना ही है ना भाई रिलेशन। 28 साल की उम्र में आके डेल्यूज़न में जी रहे हैं सब के सब लोग, और फिर ये लोग अपने ही दोस्तों को जाके सेम डेल्यूज़न ये फ़ीड भी करते हैं। अरे बहन कुछ नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे ही होते हैं, लड़के तो ऐसे ही हरामी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होते हैं, होते हैं। लड़के भी हरामी होते हैं। यू हैव क्रिएटेड समथिंग इन योर माइंड आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। हुँ, तो दिस इज़ योर लाइफ़्स ट्रुथ, बट दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड्स ट्रुथ। हुँ, दुनिया का सच नहीं है ये तुम्हारे जीवन का सच है। और अगर ये तुम्हारे जीवन का सच है, तो तुम भी इसमें ज़िम्मेदार हो। तो अपने ऊपर भी तो काम करो। हुँ। ये एक वैसा हो गया कि आप एक कमरे में घुसे हो, डायमंड है वहाँ पे, पर आप उठा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपके अंदर आँखें ही नहीं है, वो फ़िल्टर ही नहीं है कि मैं डायमंड कैसे ढूँढूँ, पता कैसे लगाऊँ कि ये वाला डायमंड है।
तो आपको उतना तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आने वाले आप 40-50 साल किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले हो, और उसी की एजुकेशन नहीं है आपके पास हुँ, कि कैसे मैं रहूं, हुँ, कि आने वाले 40-50 साल तक मुझे एक व्यक्ति के साथ शायद रहना है। मैं चाहता हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको रहना नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ कि शायद मेरी जर्नी में कोई मेरा साथ में रहे और मैं भी उसके साथ में रहूँ। तो मैं उसको देखूँ कैसे कि इसके साथ मैं 50 साल बिता सकता हूँ या नहीं बिता सकता। ईज़ी तो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल सब लोग ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स जैसी या लाइफ जो है ना वो जीने पर ही समझ में आती है। कोई भी आके, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे 10 लोग और बात कर रहे होंगे, 50 लोग और बात कर रहे होंगे, तो जो एक इंसान है, हाउ विल ही और शी विल फिगर आउट कि मैं इसकी बात को समझूँ या इसकी बात को समझूँ? ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि एक चूतिया को कैसे समझाओगे? यार मुझे एक बात बताओ, दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। आप रिलेशनशिप को बहुत हद तक एक्सपीरियंस करके समझ सकते हो। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ कंपनी में जॉब पाकर ही सीख सकते हो, जो वर्किंग एक्सपीरियंस है। लेकिन वो जॉब आपको पहली बार मिली क्यों? क्योंकि आपने उस स्किल सेट के लिए नॉलेज इकट्ठा करी थी। हुँ, तो आपने रिलेशनशिप के लिए कितनी नॉलेज इकट्ठा करी है? और यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है ना कि लड़कों को समझा ही नहीं है, बताया ही नहीं है कि इमोशनल चीज़ों को कैसे हैंडल करने का है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर घर में हो जाएँ, चाहे शादी के बाद या शादी से पहले रिलेशनशिप में, पता ही नहीं कैसे डील करें। आप उस चीज़ के बारे में समझ क्रिएट करो और क्या चाहिए? सिंपल सी चीज़ है कि छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। तो छोटी-छोटी डिटेल्स नोट करना कितना डिफ़िकल्ट है। इसके लिए तुम्हें कौन-सा कोर्स, क्रैश कोर्स करने की ज़रूरत है? कोई क्रैश कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ आपके हर जगह काम आएगी ना। जब आप किसी हुँ, कंपनी में जा रहे हैं और कंपनी में आपने पता करा कि भाई जो डायरेक्टर है, जो मेरा राउंड लेने जा रहा है, उसका नाम ये है और उसने इस कॉलेज से पढ़ाई करी है और ये यहाँ-यहाँ रहकर आया है। आप इतना अगर उसके बारे में पढ़ के जाएँगे और बोलेंगे कि सर आई जस्ट गॉट टू नो दैट यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम दैट कॉलेज। आई एम सर मैं वहीं कॉलेज हूँ सर मैं आई एम यू आर माय सीनियर सर। ठीक है? तो सामने वाले को लगता है कि ओह! तूने मेरे बारे में रिसर्च किया, पढ़ा मेरे बारे में। तो इट शोज़ योर सिंसियरिटी। इसलिए ना वो पहले के आशिक ज़्यादा मुझे ठीक लगा करते थे कि भाई जब लड़की पसंद आई तो पूरे ज़माने में उसके जितने भी रिलेटिव हैं सबका नंबर निकाल के रख रखा है। ठीक है? अब तो इनके पास सब कुछ है उसके बाद भी तो वो कहाँ है? वो एटिकेट्स ही नहीं है, प्रॉब्लम एटिकेट की है कि आपको आता ही नहीं है इश्क करना। आपको करना है इश्क लेकिन आपको आता नहीं है क्योंकि स्किल सेट नहीं है। पर ये तूने बहुत सही बात बोली कि पहले जो आशिकी वाली जी चीज़ होती थी, एक तो कम ही लोग कर पाते थे। तब हाँ, होता नहीं था, अरेंज मैरिज ही थी। तो जब मुट्ठी भर लोग कुछ किया करते थे, तो पूरी जान लगा के किया करते थे। उनको पता होता था कि गोलगप्पे खाने कब जाती है, कब नहीं जाती है, कब कॉलेज से निकलती है। बट अभी जैसे जैसे इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हो चुकी हैं, बट अभी क्या है कि अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारता है, तो लड़कियों को लगता है ये तो बहुत डेस्परेट हो रहा है। हुँ, पहले की वो जो लड़कियाँ थी उन्हें लगता था यार ये मेरे को इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, या ये है, तो शायद मे बी ही लव्स मी, क्योंकि तब शायद वो प्योरिटी थी उस डेस्परेशन में। अभी वो डेस्परेशन लड़कियों को ही लगता है कि यार ये बहुत डेस्परेट हो रहा है, क्योंकि अभी 10 लड़के एक साथ डेस्परेट हो रहे हैं। हुँ, तब वो अकेला डेस्परेट था। हाँ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर द चूज़र्स। वो बात तेरी बिल्कुल सही है। जैसे ये लड़कियाँ बात करती हैं ना कि यार वी गर्ल्स आर मोर इमोशनल। आई एग्री यू आर मोर इमोशनल। बट अगर तुम इमोशनल हो तो व्हाई द फक यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बॉयज टू बी एज इमोशनल एज यू आर एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इट तो बहन तू तो अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट कर क्योंकि तू ज्यादा इमोशनल है ना। हुँ, ठीक है अब कोई लड़की सर मैं ना बहुत ही इजीली अटैच हो जाती हूँ अरे क्यों अटैच हो जाती है दिल है कि फेविक्विक है कि कहीं भी अटैच हो जाती है बहुत जल्दी नहीं सर मैं बहुत इमोशनल हूँ अरे क्यों है मेरी माँ इमोशनल इतनी नहीं करेक्ट। इमो, हाँ, एक आप इमोशनल नहीं है। आप बेसिकली इमोशनली वीक पर्सन है। यू डोंट इवन नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। इफ यू आर सेइंग वेदर इट्स गर्ल वेदर इट्स बॉय, इफ यू आर सेइंग आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो आप सबसे ज़्यादा मजबूत इंसान होने चाहिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। राइट। आप ये झंडा लेके नहीं चल सकते हो कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। अरे नहीं उठा रहे लोग फ़ायदा, भाई आप हो ही बेवकूफ़। आप अपने आप को क्यों बोलिए सर मैं कैसे समझूँ कि वो मुझे प्यार करता है कि नहीं करता? अरे! अगे gain the knowledge. Knowledge is the key for every fucking thing. Read the books, read their एक किताब है उसका नाम है अटैच्ड ठीक है उसके अंदर 3 अटैचमेंट स्टाइल्स दे रखी हैं आप उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या अटैचमेंट स्टाइल है आपको किस तरीके के पार्टनर
ढूँढना चाहिए, वो सब नहीं पढ़ेंगे। मतलब गूगल पे कभी ये नहीं सर्च किया, ये सर्च कर मेरा मेरा बॉयफ्रेंड या एक्स मुझे कॉल कब करेगा? तो आप पहुँच इसका जाते हो ये ऐप पर। पैसे खर्च करके चले जाएँगे, एस्ट्रो ऐप्स पे चले जाएँगे, वहाँ पे पैसे खर्च कर देंगे, तांत्रिकों को 50-50 हज़ार रुपए दे देते हैं कि 1 लाख रुपए एक लड़की ने दिए हैं जस्ट पूजा कराने के, जिससे मेरा एक्स मेरा वापस आ जाए। लेकिन ये कभी ये 500 रुपए की किताब नहीं खरीदेंगे कि मैं ये पढ़ लूँ कि किस तरीके से मेरे इमोशनली जो पैटर्न्स हैं वो कैसे काम करते हैं। खुद को समझने का कोई इन्होंने रास्ता ही नहीं दे रखा है। और मुझे समझ नहीं आती ये बात कहाँ से आती है कि यार आई रियली रिग्रेट कि मैंने उसे इतना प्यार किया। क्यों रिग्रेट करते हो मेरे भाई? तुमको ये रिग्रेट करना चाहिए कि मैंने गलत इंसान को प्यार करा। मेरे से गलती हो गई इंसान को समझने में। लेकिन आपने जो प्यार दिया, उस पे क्यों रिग्रेट कर रहे हो? हुँ। अगर मैं आज सुनार हूँ, मेरे पास बहुत सारा सोना है, ठीक है? मैंने चोर को सोना दे दिया और चोर ने सोना ले जाके चुरा के फेंक दिया, हुँ, हुँ। कुछ भी कर दिया। तो मैं क्या बोलूँ कि मैं जो दान देता हूँ उसके लेकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मुझे ये सोचना चाहिए ना कि जो अधिकारी हो उस दान का, मुझे सोना उसको देना चाहिए। तो आप हाँ। अपने दिल को ना सोने जैसा समझो कि मैं सोच समझ के किसी को दान दूँ। शास्त्र भी इस बात को कहता है कि आप दान भी अगर किसी को दो, तो जो उसका अधिकारी हो, जो उसके लिए वर्थफुल हो, हुँ। उसको दान देना चाहिए। तो आपके इमोशंस भी तो है ना, वो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है ना या आपके लिए। तो आप उस इंसान को इमोशंस उसके हाथ में रखिए, जो आपको लगे वो उसका वर्दी है उसको सँभालने के लिए। तो अब ये क्या करेंगी, अभी किसी को दिल नहीं देंगी या दिल नहीं देंगे, ठीक है? अब इनकी और फिर इनको शादी भी करनी है, तो फिर शादी भी करेंगे, फिर ये दिल भी नहीं देंगे। सभी लोगों ने कह रखी है, यार मेरा ना बहुत दिल टूट गया, मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं है यार, मेरा ना बहुत दिल टूट गया, मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं है। लव फेड्स, हाँ, अब फेड अवे हो गया। प्यार से विश्वास उठ चुका है। यार सिंपल सी बात है, प्यार से आपका विश्वास तभी उठ सकता है, जब जब आप ये बात मानो कि मेरे अंदर तो प्यार देने की कैपेबिलिटी है नहीं, बस सामने वाला मुझे देता रहे। तो सामने वाले ने देने में तो फेल हो गए, तो इसलिए मुझे प्यार से विश्वास उठ गया है। लेकिन जो रियल मतलब में प्रेम का मतलब समझता होगा कि प्रेम होता क्या है, वो ये लाइन कभी नहीं गाएगा। वो कहेगा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं लोगों को अनकंडीशनल प्रेम दे सकता हूँ ना, मैं वो कैपेबिलिटी रखता हूँ। तो जब तक प्रेम मेरे दिल में ज़िंदा है, तब तक मेरा प्रेम पे विश्वास है। अच्छा, इस पे मेरे को एक बहुत सही बात है कि एक तो हमें प्रेम समझ में नहीं आता, ठीक है? तो जब मुझे ही नहीं पता कि प्रेम का मतलब क्या है या प्रेम होता क्या है, प्रेम में आप महसूस कैसे करते हो? उनको लगता है कि बटरफ्लाइज़ और ओह माय गॉड दिस इज़ लव। व्हेन आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग दिस इज़ लव। मतलब व्हेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ लव, तो लोगों ने उस वर्ड को कैसे कर यूज़ करना स्टार्ट किया, लव तो मतलब समझा नहीं, तो उसको एसेंशिएट किया कि दिस इज़ ट्रू लव। हुँ। लव तो खुद में ही ट्रुथ है। मतलब ये हो कैसे सकता है कि लव तुम्हारा फेक हो? सिंपल सी बात क्या है ना कि दे हैव एसोसिएटेड द टर्म वर्ड लव और प्रेम विद द गुड फीलिंग। किसी इंसान के साथ आपको गुड फीलिंग आ रही है और वो आपकी फैंटेसी वाले लड़के या लड़की में फिक्स हो रहा है, हो रही है, दिस इज लव, या दिस इज लव। आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव। आई एम फाइन, हाँ, ये बकचोदी हो गई। असल में यू आर फॉलिंग इन अ वेल। उनको पता ही नहीं है कि ये बस मैं अच्छा फील कर, अब जैसे बहुत एक लड़कों को लेके बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जो मैंने लड़कों के अंदर नोटिस किया है कि लड़कों को ना जनरली अपने मम्मी के अलावा किसी और मम्मी या दीदी इनके अलावा किसी और फीमेल से ना जनरली इनको इतनी बहुत ज़्यादा केयर मिलती नहीं है, ठीक है? अब इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगी, वो इनको नॉर्मल, "अरे लेना यार ये मैं आते हुए चाय बना के लाई ये पी ले तू, कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाए, तू ठीक हो जाएगा, हुँ। ठीक है?" या आके बस उसने हग कर लिया, "अरे तू आया है? अरे" नाउ अब इनका ना दिल सोचने लगा ये प्यार है। क्यों? दरिद्र है ना ये व्यक्ति, कभी जीवन में इसने दूसरी महिला से कभी केयर पाई ही नहीं है। तो इसको जो केयर छोटी-सी मिल रही है, वो हो सकता है सामने वाली लड़की जो है, वो नॉर्मल एज़ अ फ्रेंड के तौर पे केयर कर रही है, लेकिन इसको प्यार लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दरिद्र है। हुँ। तो जब तक आप खुद को जानकर, खुद के मन को नहीं भरोगे, तब तक आप दरिद्र रहोगे। मन से दरिद्र रहोगे और जब तक मन से दरिद्र रहोगे, तो आप दुनिया में किसी भी खुशी मिलने वाली चीज़ को प्यार समझ लोगे। हुँ। इसलिए लोग ना, तो क्या लगता है कैज़ुअल सेक्स क्यों हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा कि दे लव सेक्स, उनको बस ये है कि उनको प्यार तो मिल नहीं रहा है ना? देह पाना बहुत आसान है ना, देह मिलना बहुत आसान है, तो वो कर लेते हैं। उनको ये लगता है जो सेक्स करेंगे, सेक्स करते टाइम जो फ़ील आएगा उनको शायद वही लव होता है। तो ये बेसिकली वैसी ही बात है कि
ये लोग सब ना पीतल को ही सोना समझ लेते हैं, हुँ, और सोना वही समझ सकता है जिसको सोने का ज्ञान होगा, हुँ, जो सोने के बारे में पता करेगा कि डिफरेंस कैसे करें कि पीतल क्या है और सोना क्या है। हुँ, तो अगर तुमको ज्ञान ही नहीं है सोने और पीतल के बीच के फ़र्क का, तो तुम जीवन भर पीतल के ही पीछे पड़े रहोगे, पीतल को ही सोना मानोगे। या इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी मैरिज तो ऐसी हो गई, हमने तो यार हमारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हुँ, ठीक है? और मैं तो इनके साथ ना अब बहुत प्यार करने लगी हूँ। इनको अटैचमेंट हुआ है ना? 2 अनजान व्यक्ति अरेंज मैरिज में साथ रहने लगे हैं। इनके बीच का अभी जो अटैचमेंट है, जिसको ये प्यार कहते हैं, ये ज़बरदस्ती साथ में रहने के कारण पैदा हुआ है। ये ऑर्गेनिक नहीं है, हुँ। और ये इतना बेवकूफ़ है, ये इसको भी प्यार ही कहेंगे। वही ऑपोज़िट जेंडर साथ में रह रहे हैं और सोसाइटी ने अलाउ कर दिया दैट यू कैन डू अ सेक्स विद ईच अदर। करेक्ट। और सिंपल सी बात है ना, तुम पहली मीटिंग से ही तुम एक-दूसरे को उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। बेटा आज एक लड़का वाला आपको देखने के लिए आ रहा है, तो आपको देख रहे हो। तो आप कभी आप उसको देखोगे ना नॉर्मल इंसान के तौर पे, आप तो पहले दिन से ही उसको हस्बैंड के साँचे में डालकर ही देखोगे ना यार। हुँ, वो टू डू लिस्ट वाली टिक बॉक्स चल रहा है। तो वही चल रहा है। तो आपने कभी इंसान के तौर पे जानने की उसे कोशिश नहीं करी, कि जहाँ आपने जैसे मान के चलिए 1 महीने आपने उसको इंसान के तौर पे जाना, फिर आपने 2 महीने दोस्ती रखी, फिर धीमे-धीमे नाउ यू आर ग्रेजुअली, स्लोली, वेरी स्लोली नाउ यू आर लाइकिंग दैट पर्सन, और वो भी उसकी अंदरूनी चीज़ों की वजह से आपको उसको हुँ, आकर्षण है। वो ऑर्गेनिक होता है, वो तो है नहीं। वो कह रहे लेकिन हमारा तो शादी के बाद हो गया है। शादी के बाद क्या, साथ में रह रहे हो, तुमको साथ में उठा के डाला है, तुमको किसी और के साथ भी डाला होता ना पापा ने, तो तुमको उससे भी प्यार ही हो रहा होता। तुम्हारे यहाँ भी तो ये फैंटेसी, इसलिए तो प्री वेडिंग फैंटेसी चल रही है, ठीक है? कि उसमें हम दिखाएँगे कि नहीं, जो तुम्हारे मम्मी-पापा हैं वो देखो एक-दूसरे को कैसे, वो एक टिपिकल मूवी बनाई जा रही है कि आप अपनी ज़िंदगी की हीरो हैं और हीरोइन हैं। वो समझ में आता है कि जब आपका भाई 14-15 साल का आपका इश्क है और आपने उसको मुकम्मल कर दिया है आज, तो अब आप वाक़ई में अपने जीवन के राजा-रानी हैं, तो आप बनवाइए प्री वेडिंग। अबे तुम चकोट लो, तुम 4 महीने पहले मिले हो, ठीक है? और उसी दिन से तुमने बनाने शुरू कर दी, तो क्या है, ये फैंटेसी है। मेरे परमेश्वर। हाँ, इनको शादी नहीं करनी है, इनको फैंटेसी पूरी करनी हुँ, है, प्रॉब्लम ये है। और मम्मी-पापा को भी फैंटेसी पूरी करनी है, लड़की के मम्मी-पापा भी, अरे हमारा दामाद जो है मतलब ऐसा लड़का चाहते हैं सर, जो कोई लड़की के चार्ट में योग दिख रहा है कि कहीं विदेश का कोई लड़का हो? और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तो उससे बात ही नहीं करता है, सुबह आता है, चला जाता है, बेटी बड़ी परेशान है, बट विदेश में ही है। ये सब फैंटेसीज़ पूरी कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं रिश्ता किन बातों पे चलता है। अगर पैसे पे रिश्ता चल रहा होता, तो सब गरीब लोगों के डिवोर्सेज़ हो रहे होते, अमीरों के तो डिवोर्सेज़ ही नहीं होते कभी। अभी रिसेंट का केस है, वो अच्छे खासे कंपनी का सीईओ है, उसकी वाइफ उस पे चीट कर गई। पैसा तो था ना यार उस पे, तो क्यों कर गई? इमोशंस, कुछ होगा जो भी बात हुँ, है, या डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़, हुँ, तो वो देखी आपने? नहीं देखी। तो करते रहो, जुआ लड़ाते रहो, मरोगे ही, और फिर तो डेस्टिनी तुम्हारी खराब है, उसमें भी तुम अरेंज मैरेज करने जा रहे हो। मरो भई, तो कोई तुम्हें क्या ही बचाएगा फिर। ये बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसमें मैंने देखा था एक लड़की बोल रही है कि देखो इन द एंड पैसा ही बहुत मैटर करता है। अगर मैं रोऊँ, तो मैं पोर्च में बैठ के रोना चाहती हूँ, भले ही रो लड़का ना मिले। हाँ, रो ले बहन, तू 6 दिन रोएगी, 7वें दिन ना तो उसी पौष में फिर कोई लड़का भी बुलाएगी। तो जीवन भर रो के दिखा ना पौष में। जीवन भर बिना किसी कंधे के रो के दिखा पौष में, तब बात करेंगे, ठीक है? ये 7 दिन रोएँगी पौष में, उसके बाद 8वें दिन इनका आएगा कि यू नो आई एम डन, आई हैव सफर्ड अ लॉट इन माय लाइफ। ये बकचोदी होगी। फिर इनको सेल्फ लव का झंडा लेके ये निकल जाएँगी कि मुझे अब खुद से प्यार हुँ। करना है। आई जस्ट वांट टू फील लव टू माय सेल्फ। अच्छा पर ये एक हो गया लव, एक हो गया ट्रू लव, एक हो गया फेक लव, फिर आ गया सेल्फ लव। हाँ, तो लव ही नहीं पता, तो सेल्फ लव क्या होता है? कि जो आपने किया है, द बेस्ट डेफिनिशन ऑफ सेल्फ लव इज़ आपको किसी डिसीज़न का रिग्रेट ना हो। और वो आपको रिग्रेट तभी नहीं होगा जब आपने बहुत सोच समझ के दिल और जान से डिसीजन लोगे। लाइफ में कुछ डिसीजंस होते हैं जो हम दिल से लेते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं जो हम दिमाग से लेते हैं, ठीक है? तो मुझे पता है कि मैंने ये डिसीजन बहुत दिमाग से लिया है, पर मुझे पता है ना कि मैंने लिया है। मैं इसके प्रोस जानता हूँ, कॉन्स जानता हूँ। तो अब वो डिसीजन लेने के बाद मैं रोऊँगा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हुँ, अगर अब ये खराब भी होगा तो भी ये मेरा डिसीजन है, मैं इसके रिजल्ट्स एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है?
और अच्छा है तो भी ये मेरा डिसीजन है। हुँ। और दिल से अगर मैंने डिसीजन लिया, मान के चलो किसी दिन मैं इमोशनल फील कर रहा हूँ, मैंने कर दिया भाई, आज मैंने मस्त 50,000 रुपए डोनेट कर दिए। करा है, इमोशनल डिसीजन है ये, दिल का डिसीजन है, दिमाग से नहीं है। लेकिन कर दिया, कर दिया। अब इस पे रोना नहीं है अगले दिन। अरे यार! कल नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो खुद को खुद कॉन्ट्राडिक्ट मत करो ना यार। पर अगर लेकिन मान ले किसी इंसान ने किसी पे चीट किया और उसको कोई रिग्रेट ही नहीं है, तो तू ये कह रहा है कि ये सेल्फ लव है? सेल्फ लव इज़ कम्स फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस। करेक्ट, दैट इज़ द राइट वर्ड। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया है, किसी इंसान को इमोशनल होकर मैंने 50,000 रुपए दान दे दिए हैं, तो मुझे पता होना चाहिए मैंने इमोशनल बन के लिया था, कोई बात नहीं, मैंने दे दिया, मैंने दे हुँ, दिया। अगर मैंने कुछ गलत काम भी कर दिया इमोशनल होके, अगर मैंने चीट भी कर दिया किसी के ऊपर, तो भी मुझे इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार मैं उस मोमेंट में ज़्यादा बहक के मैंने चीट कर दिया। मैं इस चीज़ के लिए गिल्टी हूँ और मैं इस चीज़ के लिए सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पार्टनर को जाके बोलूँगा, बोलूँगी, कुछ भी है, एंड व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस आई विल एक्सेप्ट। बट येस, आई विल मेक अ प्रॉमिस कि हाँ, मैं इसको बैक। दिस इज़ सेल्फ अवेयरनेस। गलती कर देना दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट कर लेना और उसमें खुद को जस्टिफाई ना करना, ये सेल्फ अवेयरनेस है। जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन सेल्फ लव आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जिसके अंदर कोई कमी ना हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है, हुँ। ठीक है? लेकिन ग्रीन फ्लैग वही बंदा है जो इस बात को कहे कि हाँ, मैं जानता हूँ मेरे अंदर ये कमी है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन इट, और पर खुद से इम्प्रूव करे। इम्प्रूव करे, क्योंकि ये तो लोग एज़ अ फेक फ़िल्टर यूज़ करते हैं कि देखो मैं जानता हूँ मैं सिगरेट पीता हूँ, तुम्हें पसंद नहीं है बट मैं छोड़ दूँगा। हाँ। हाँ, अब ये, लेकिन ये बोलना हो गया। हाँ। लेकिन आपको देखना है बेसिकली एफर्ट्स में वो दिख रहा है कि नहीं हुँ, दिख रहा है। हुँ, ये तो मुँह मुँह से तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ जी, मैं बुरा हूँ बट काम करने की कोशिश करूँगा। मतलब वो आपको नेक्स्ट इंसिडेंट में उसकी इंटेंसिटी कम होती हुई नहीं चाहिए। सिगरेट फिर छूटती हुई दिखनी चाहिए इन रियलिटी। हुँ, तब वो इंसान आपके लिए ग्रेट रहेगा, तब हम उसको, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दिस पर्सन इज़ सेल्फ अवेयर। हुँ। ठीक है, इनको अवेयरनेस ही नहीं थी अभी तक, हैं 30 साल की, इनको अवेयरनेस ही नहीं थी अपने बारे में। और जो इंसान को अवेयरनेस नहीं है अपने बारे में, तुम घंटा किसी दूसरे को जान पाओगे? तुम्हें 30 साल हो गए इस शरीर में रहते-रहते, तुम खुद को नहीं जान पाए। हाँ, जब तुम खुद को नहीं जान पाए तो तुम घंटा किसी से प्यार करोगे यार? प्यार करने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा ना, तुम जान ही नहीं सकते उस व्यक्ति को, हुँ, तो नहीं कर पाओगे प्यार। तो सेल्फ लव डेफिनिटली होना चाहिए, लेकिन ये रिलेशनशिप के बाद नहीं, रिलेशनशिप के पहले होना चाहिए, हुँ। जिससे सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट या हो। इवन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप यू आल्सो कीप स्टार्टिंग इवॉल्विंग योरसेल्फ, है ना? हाँ, ऐसा नहीं है करेक्ट। कि तुम अब तो रिलेशनशिप में आ गए, अब मैं सेल्फ अवेयर नहीं हूँ। अब मैंने सब उस पे छोड़ दिया। नाउ आई एम डिपेंडेंट ऑन हर और हिम। तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ है कि ये ऐसा नहीं है कि आप जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप अपने हर इमोशन को समझ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ और खुद से तो सच बोलो कि यार मैं शायद अटैच हो रहा था। मैं शायद मुझे फ़िज़िकल नीड के लिए ही मैं कर रहा था या मैं शायद पैसा ही देख रही थी, बट हुँ, मैं आगे से नहीं करूँगी, हाँ, ठीक है? मैंने अपने बारे में ये फ़िगर आउट किया कि भाई मेरी ये 2-3 गलतियाँ थी, मैं यहाँ फँस गया था, आगे से मैं ये नहीं करूँगा। करेक्ट। तब क्या होगा कि जब तुम अगले रिलेशनशिप में जाओगे या जो भी जाओगे, तो तुम दूसरे के इमोशंस के पीछे की इंटेंशन भी समझ पाओगे हुँ, कि यार नहीं, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। हुँ। ठीक है? क्योंकि मैं भी जानती हूँ। क्योंकि इन द एंड कोर इमोशंस तो सबके सेम ही है ना, और कोई इंसान कुछ जो चाहता है, नीड्स भी सबकी सेम ही है। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल आपकी नीड सेम ही है, आपके इमोशन सेम ही है, आपकी आत्मा सेम है, वो तो कुछ अलग हो नहीं रही है। तो कोर जब हम खुद का समझ लेंगे तो हम सामने वाले का भी समझ लेते हैं। और जो इंसान जितना खुद को जानता है, खुद के इमोशंस को समझता है, सेल्फ अवेयर होता है, उसको तो यार वो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे वो एक स्टेट पे पहुँचता है। हाँ, दैट स्टेट इज़ अ लव। दैट स्टेट इज़ अ लव, करेक्ट। लव कि जब तुम्हारे प्रति सबके लिए कंपैशनेट आए कि यार वो सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला तो जाके डांटना नहीं, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला, एक बार पूछ लो भाई क्या हो गया, ठीक है। देन द कंपैशन स्टार्ट हिटिंग इन करेक्ट। है ना? और कंपैशन के साथ में जब किसी को प्यार कर रहे होते हैं ना, फिर अगर वो इंसान आपको छोड़ के भी चले जाता है ना, तो भी आपको लगता है कोई बात नहीं, मैंने तो अपना दिया ना 100%, हाँ। ठीक है? मैंने अपना 100% दिया, आई एम सैटिस्फाइड, ठीक है? तो ये जो कभी-कभी बात आती है कि सर मूव ऑन कैसे करें? मूव ऑन कैसे करें? अरे सिंपल सी बात है, इफ यू बिलीव दैट यू हैव गिवन योर 100% दैट रिलेशनशिप, तो भाई आप मूव ऑन होगे ही होगे, हम्म। ठीक है? अगर आपको पता है कि आपने 100% नहीं दिया है, गलती आपने करी है, तो आप शायद नहीं हो पाओगे। और आई थिंक लेटिंग गो
सबसे तगड़ी चीज़ है कि मूव ऑन का मतलब क्या है? जाने देना, ठीक है? जाने देना, किसको जाने देना? अपनी पुराने थॉट्स, अपनी फैंटेसीज़, अपने फ्यूचर हुँ, प्लान्स, उनको जाने दो। नए बनाओ, दोबारा से सोचो और देखो कि तुम इसमें जस्ट एनालाइज़ कि ये तुमने इस रिलेशनशिप में 100% दिया, कहाँ कमी रह गई? अच्छा क्या ये थी? हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं जो शायद हुँ, मुझे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। करेक्ट। अच्छा मैं इतना क्यों दुखी महसूस कर रहा हूँ? अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है और हुँ, वो ही कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तो जाने दो। हाँ, मतलब यार प्यार आप भीख थोड़ी माँग सकते हो। मुझे कुछ नहीं लगता। देख, मैं बहुत सिंपल बात मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्यार में भीख नहीं माँग सकते। जो लोग ये बात कहते हैं कि यार यू शुड नेवर लूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट इन द लव। यस, मैंने मतलब हर बार आपको सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार प्रेम उस तभी आप प्रेम को पहचान ही तभी पाओगे। प्रेम फीलिंग ही वही है कि जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाँव पे लगा देते हो, जब आप खुद को सैक्रिफाइस करने लग जाते हो ना अपने पार्टनर के लिए, दैट इज़ द एपिटोम ऑफ द लव ना। सी दैट इज़ ट्रू, ट्रू एकदम करेक्ट बात है। पर वही चीज़ है कि उस लेवल का इंसान भी हो, ठीक है? हाँ, हाँ। और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे होगे ना और सामने वाला पार्टनर ये देख पाए कि भाई ये मेरे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिरा रहा है, एग्ज़ मैं गिरने नहीं दूँगी, हाँ। ठीक है? मैं गिरने नहीं दूँगी या मैं गिरने नहीं दूँगा। देन दे रियलाइज़ कि यार ये मेरे लिए इस हद तक गया कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाँव पर लगा दी। हुँ। तब वो दोनों चीज़ के लिए खेलेगा। लेकिन अगर सामने वाला ही समझ ही नहीं रहा है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट खराब वो है, कब नहीं समझेगा? तो जब उसको उसके पता है अंदर कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा। जिस इंसान के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, वो आपके समझेगा आपकी चीज़ों को, आपके सैक्रिफाइसेस को समझेगा। हुँ, तो फिर वो आपके लिए प्रेम भी उसके दिल में रहेगा, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन तुम करो एकदम नॉन इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों को डेट, तो तुम मरोगे ही मरोगे ना। हाँ, वो तो आपको कोशिश करेंगे कि हर बार तू अरे अभी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोट बाहर टाँग के क्यों नहीं आया? तू कमरे में घुसा कैसे रिस्पेक्ट लेके? करेक्ट। मैं मानता ही नहीं उस प्यार को। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हर बार नहीं होना चाहिए कि हर लड़ाई में आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नीचे लगा रहे हो, पैरों के नीचे उसके। बट कभी अगर आपने लगा दी है, तो कोई बात नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो एपिटोम ऑफ लव है। आप वही चीज़ है ना, आपने ऐरे-गैरे इंसान पे तो नहीं लगाई ना? यार आचार्य प्रशांत का एक बहुत बढ़िया चीज़ थी कि कुछ लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा हम्बल होते हैं, हर किसी के सामने ऐसे झुक कर बात करते हैं। बोलता तुम हर किसी के सामने कैसे झुक जाते हो? अबे बस झुको तो किसी के सामने झुको, कि यार इसके आगे मेरा शीश झुक जाता है। तब लोग भी समझेंगे कि ये किसके आगे सर झुकाता है यार? हाँ, तो करेक्ट। आपका झुकना भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होना चाहिए कि जहाँ पे लगे कि यार वो व्यक्ति तो डिज़र्व करता है। मैं पता है इसलिए ये बात कहता हूँ बार-बार मुझे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है इस चीज़ के ऊपर कि जब आप किसी पार्टनर के साथ डेट कर रहे होते हो, तो आप ना सिर्फ़ इन चीज़ों पे डिपेंड मत हो जाओ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान के अंदर वो खूबियाँ भी होनी चाहिए कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं होता है ना, तो भी आप उसको बहुत एडमायर कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक है? हाँ। एडमिरेशन शुड बी देयर। आधे से ज़्यादा लड़के ना इसी चीज़ पे कि ना वो बहुत केयरिंग है मेरे लिए, वो ना बहुत काइंड है। अरे बहन! तू उसकी गर्लफ्रेंड है, तो होगा ना केयरिंग। इसमें नया क्या है? और तुम्हारा यार कितना बार कितना लो है। एग्ज़ैक्टली तुम इतना लो बार क्यों सेट कर रखा है तुमने? अरे भाई उस व्यक्ति को देख के एडमिरेशन हो, कि ऐसा लगे कि भाई ये भले ही प्यार ना करे ना तो भी इसको मैं जीवन भर एडमायर करती रहूँ, एज़ अ पर्सन ही एडमायर करती रहूँ। या ठीक है? अरे एडमायर किससे करेंगे? ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अच्छा कहाँ है हार्ड वर्किंग पर्सन? जॉब में हार्ड वर्किंग पर्सन है। ठीक है? जो उस लड़के को खुद भी जॉब पसंद नहीं क्योंकि है। उसको अपनी गाड़ी खरीदनी है। ठीक है? अरे यार तुम ये क्या हार्ड वर्किंग और वो भाई जो भी अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, वो हार्ड वर्किंग करके ही आया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा अपने आप हुँ, को कि नहीं भाई साहब मैं हार्ड वर्किंग इंसान नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, तुम लड़की देखो तुम गलत समझ रही हो मेरे को। ठीक है? तो ये क्या तुमने ऐसे वो रख रखे? एडमिरेशन होना चाहिए चीज़ों को लेके, कि भाई द वे ही कंट्रोल्स हिज इमोशन, द वे ही हैंडल द थिंग्स, द वे और शी डू द थिंग, द वे शी हैंडल्स दिस एंड दैट। हुँ, ठीक है? कि भाई उसने जो मैच्योरिटी उस लेवल की दिखाई मैंने आज तक किसी व्यक्ति के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं देखी और वो आपसे बिल्कुल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यू होनी चाहिए। या लाइक ये नहीं थर्ड कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कि मान लो आपने सीसीटीवी लगाया है हाँ, और अब आप बस जस्ट ये देखो कि जब मैं नहीं हूँ कमरे में या मैं जब नहीं होती हूँ आस-पास तो वो आपसे छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करता है करेक्ट, और आपके दोस्तों को कैसे ट्रीट करता है। करेक्ट। क्या वो दोस्तों के लिए अपनी चीज़ें पर कई बार अगर लग रहा है कि भाई दोस्त
प्रायोरिटी है, काम मैं कर लूँगा, तो काम से छुट्टी लेके दोस्त के पास जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई, या फिर वो बस दोस्त उसने बना रखे हैं दारू पीने के लिए और बकचोदी करने के लिए, या सच में उनकी ज़रूरत में उनकी हेल्प करता है, या उसके दोस्त भी उसको एडमायर करते हैं या नहीं? हुँ, क्योंकि जिसके दोस्त उसको एडमायर नहीं करते, या जिसके दोस्त भी बहुत फेक फ्रेंड्स होते हैं ना, वो इंसान भी फेक ही होता है। तो आपको प्यार भी बहुत फेक ही करेगा। करेक्ट। वो इन द एंड आपको अपने फेक दोस्तों के पास ले जाएगा, जो भाभी-भाभी बोलने स्टार्ट कर देंगे, और आप देखो कि उसके पास उसके ट्रू फ्रेंड्स कितने हैं यार, जो उसको डाँट दे, "क्या कर रहा है तू?" यानी कि उस इंसान ने ऐसा इंसान भी सँभाल के रखा है ना अपने जीवन में, हुँ, 8-10 साल से ऐसा दोस्त सँभाल के रखा है, तो यानी कि ये रिश्ता निभाना जानता है। हाँ। जो मैं मतलब मेरी एक जो दोस्त है, उसकी जो एक दोस्त थी, उसकी मम्मी को ऐसे कैंसर निकला था। तो उसकी दोस्त ने बस इतना बोला कि यार मम्मी को ऐसा निकला है, मैं बहुत परेशान हूँ। भाई वो रात में ही ऐसे 18,000 रुपए की फ्लाइट लेके उसके पास चली गई। करेक्ट। अब ऐसा इंसान क्या आपको प्यार जब करेगा, तो आपको निचोड़ के प्यार करेगा। तो वही ना, वो एडमिरेशन होना चाहिए कि आप उस इंसान को ना एडमायर करो। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, डज़न्ट मैटर, रिलेशनशिप भी ओवर हो जाए ना, उसके बाद भी आप उसे एडमायर करो। वो व्यक्ति सही इंसान होता है डेट करने के लिए, ठीक है? अब ये चले जा रहे कि बस कर लिया, जो मिल गया सो ठीक लग रहा है इनको, सब सही ही लग रहा है। तो फिर तो तुम कभी प्यार के स्टेज पे मुझे नहीं लगता ये पहुँच सकते। नहीं, वो अकेले नहीं रह जाता ना, कोई तो चाहिए। हाँ, कोई तो चाहिए। तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, यू आर नॉट लविंग अ पर्सन बिकॉज़ यू रियली लव देम। यू आर लविंग अ पर्सन बिकॉज़ इट्स अ नीड ऑफ यू, क्योंकि तुम्हें कोई चाहिए अटैच होने के लिए। क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुमको ना प्यार नहीं चाहिए, तुमको अटैचमेंट चाहिए। हुँ, क्या आप पहले तो किसी और से अटैच थे, फिर 1 साल लगा उससे अटैचमेंट से मूव ऑन होने के लिए, अब किसी और से अटैच हो गए हैं, ठीक है? अब वो पहला वाला जो है वो कुत्ता है, कमीना है, या पहले वाली जो है वो स्लट है, ठीक है? अब तो जो है वो यही है, पहला वाला तो हरामी। अब वो मुँह से खूब गालियाँ देंगे। अगर आपने जीवन में कभी भी किसी को सच्चा प्रेम किया है, तो आप कभी भी, डज़न्ट मैटर, वो आपका गला काट के चले जाए, आप तब भी, ये आपकी अगर ऐसी वैल्यू है, तो आप तब भी बुरा नहीं बोल पाओगे, नहीं बुरा बोल पाओगे आप। हुँ, एंड इट इज़ डज़न्ट मैटर कि उसने आपके साथ क्या किया है, इट रियली मैटर्स कि आपकी वैल्यू क्या है, या ठीक है? तो ये ना, जो लोग एकदम पलट जाते हैं रिश्ते में, भले ही सामने वाला पलट गया, कोई बात नहीं, वो उसकी वैल्यू थी ना। हुँ, लेकिन अब ये दूसरे रिश्ते में आके पहले रिश्ते को गाली देना शुरू कर दें, ठीक है? तो ये ना बहुत ही शैलो पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट करता है, ट्रू। ठीक है? यार, तो कोई भी जो इंसान की हम बात कर रहे हैं, जो लोग मर चुके हैं, हम उनको इसलिए नहीं ज़्यादा जानते कि वो उस आदमी ने इतने पैसे कमाए, या वो 50 लड़कियों के साथ घूमता था, या बहुत प्रो था, भाई कॉलेज में उसका फैंटा रहता था, नहीं। हम उनको याद रखते हैं उनकी वैल्यूज़ के लिए। हुँ, राम अगर थे या सच में नहीं थे, या कोई इंसान एक व्यक्ति था, भगवान थे, सबके अलग-अलग मान्यताएँ हैं। बट हर एंगल से उसकी वैल्यू सिस्टम को ही हम फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट, कि भाई राम जैसा चरित्र कैसे हो सकता है, कि पिता ने कह दिया कि जाओ तो जाओ, रहो तो रहो, 14 साल वनवास है, जाए तो कर रहे हैं। वो छोटे भाई का वैल्यू सिस्टम हाँ, है ना? वो सीता का वैल्यू सिस्टम है। करेक्ट, तो सारे कैरेक्टर्स या सारे भगवान अपने वैल्यू सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। और जब कोई इंसान, जैसे गांधी जी को लोग इतना मानने लगे बिकॉज़ ऑफ वैल्यू सिस्टम। भगत सिंह की हम बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम, करेक्ट, हर चीज़ पर वैल्यू सिस्टम आ जाती है, कि अगर वो इंसान अपनी वैल्यूज़ नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो जिस चीज़ को वो मानता है और वो उस चीज़ को मानता है, और उस चीज़ के लिए वो लड़ जाते हैं। मतलब भगत सिंह करेक्ट, सूली पे चला गया बिकॉज़ ऑफ वैल्यू, कि नहीं यार, बिकॉज़ ऑफ द वैल्यू, करेक्ट, एब्सोल्यूटली, तो जो अच्छी फ़िल्में होंगी जैसे वीर ज़ारा, है ना? मतलब वो वैल्यू सिस्टम पे टिकी थी यार, करेक्ट। कि यार वो बंदा पाकिस्तान आकर मुझे घर तक छोड़कर गया है विदाउट इवन चाहे वो टचिंग मी। फिक्शनल स्टोरी हो, बट इट इज़ टेलिंग यू हाउ टू क्रिएट वैल्यू इन योरसेल्फ। हाउ टू क्रिएट वैल्यू। व्हाई डू पीपल कीप फॉलोइंग इन द लाइक इन अ ट्रैप विद द रॉन्ग पर्सन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक फैंटेसी को चेज़ कर रहे हैं। वो किसी रियल लव के कॉन्सेप्ट को चेज़ नहीं कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन को वो चेज़ कर रहे हैं। उनके दिमाग में फैंटेसी है। अगर वो पहले रिलेशनशिप में खराब हो गई, तो वो थोड़ा-सा मॉड्यूलेट करके दूसरे रिलेशनशिप में जाएँगे। फिर और मॉड्यूलेट करके तीसरे में जाएँगे, फिर वो चौथे में जाएँगे। और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। खुद अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो, तो दूसरे की आप इमोशनल डेप्थ कैसे देख पाओगे? जब आप दूसरे की इमोशनल डेप्थ नहीं देख पाओगे, तो ऑब्वियसली आगे जाके इमोशनल डिफरेंसेस आएँगे और फिर आपको लगेगा ये पार्टनर मुझे समझता नहीं है।
और फिर वो रिश्ता खत्म होगा। आप इस बात को इस तरीके से समझे ना कि अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी टीम के अंदर किसी को हायर करेंगे, ठीक है, तो आप उसके अंदर सिमिलर स्किल सेट्स देखोगे ना कि जो आपके अंदर स्किल सेट है, क्या उस स्किल सेट्स को ये गेन कर सकता है कि नहीं? क्या इसके अंदर मुझसे ज़्यादा है या मुझसे बराबर है कि नहीं? ये आप देखोगे ना, तभी तो आप उसको अपनी टीम में हायर करोगे। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान को हायर कर रहे हो, सबसे बड़े डिसीज़न के लिए, सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो आप उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों नहीं ढूँढ रहे हो? शादी के लिए मतलब जिनकी एज 28, 30, 32 हो चुकी है, कि उनको आदमियों के से क्या ट्रेड्स सबसे पहले देखने चाहिए कि यार मुझे इससे शादी करनी है, यार ये 4-5 चीज़ें तो होनी चाहिए? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक जो सबसे बेसिक स्टेप होना चाहिए ना, एंड स्पेशली बात मैं लड़कियों के लिए कहूँगा कि लड़कियों के लिए शादी अगर आप करने जा रहे हैं, तो ये सबसे बेसिक चीज़ आप एक लड़के के अंदर ज़रूर देखो, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में यही देखा है कि एवरी मैरिज इज़ सफरिंग बिकॉज़ लड़का घर पे लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले सकता ससुराल में। आप एक बात बताइए, एक लड़की किसी के घर जाती है, ससुराल जा रही है वो, शादी हो के ब्याह हो रहा है उसका, तो वो किसके भरोसे जा रही है? लड़के के भरोसे जा रही है। भाई पूरे परिवार को तो नहीं जानती है, चाहे आप लव मैरिज में भी जा रही है, तो भी लड़के के भरोसे ही जा रही है, ठीक है? तो अगर आपका लड़का एकदम ऐसा है ना कि भाई मेरा तो मुँह ही नहीं खुलता मम्मी-पापा के सामने, ठीक है? कल को मम्मी-पापा ने जो बोल दिया, मम्मी-पापा को इतना ग्लोरीफाई कर रखा है, भगवान ही मानता है वो, ठीक है? तो आपके लिए जीवन में वो कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जाके कल को कुछ इश्यूज़ ना हो। डेफ़िनेटली कुछ इश्यूज़ होंगे, और हम ये नहीं कह रहे कि लड़का जाके बदतमीज़ी से बात करे मेरे पेरेंट्स से या हर जगह उनके अगेंस्ट जाए। बट जहाँ पर अगर वो गलत हैं, तो वो अपनी मैच्योरिटी से वहाँ पे ये भी कह पाए कि नहीं माँ, आप यहाँ पे गलत हो, ठीक है? वो ये ना शुरू कर दे, मेरी माँ ने ₹5 का दूध पिलाया, ₹3 की दही खिलाई थी मुझे, हुँ। गीले में खुद सोई मुझे सूखे में सुलाया था, ठीक है? तो अब मैं अपनी मम्मी के खिला आँखों में आँसू कैसे देख लूँ? तो अगर तुम ये हरकत करोगे तो तुम बेसिकली अपने बेटे की माँ के साथ गलत कर रहे हो। हुँ। आपके लिए स्टैंड लेना हाइली इम्पोर्टेंट है, और अगर वो लड़का नहीं कर सकता, तो भाई मुझे लगता है कि आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। डज़न्ट मैटर कि कितनी चीज़ें मैच होती हैं, कितनी नहीं होती। अगर वो ये नहीं कर सकता तो। बट ये चीज़ पता कैसे चलेगी? वो तो साथ रहकर जब लड़की चली जाएगी शादी होकर, हुँ, तब पता चलेगी ना। तुम आराम से टाइम लो। एक अच्छी सब्ज़ी और एक अच्छा रिश्ता तभी अच्छा पकता है, जब वो धीमी आँच पे चलता है। तो धीमी आँच पे रिश्ते को पकाओ, उसको समझो। नॉर्मली पूछो कि तुमको क्या अच्छा लगता है अपने घर में और क्या खराब लगता है तुम्हें अपने घर में? अगर वो लड़का कहता है कि मुझे फलाँ चीज़ खराब लगती है मेरे घर के अंदर, ठीक है? तो बोले तुम उसके ऊपर क्या फिर तुम्हारे विचार है? कैसे बात हुँ। करते हो? कैसे डील करते हो? ये सब क्वेश्चन पूछो ना। ये सब तो पूछे नहीं जाते, लेकिन ये तुम कब पूछोगे? जब खुद के अंदर अवेयरनेस होगी, खुद के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। तो वो बात है। तो मेरी लगता है लड़कियों के लिए हाइली इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऐसा लड़का ढूँढें, जहाँ पे वो लड़का आपके लिए, जहाँ पे गलत चीज़ है, वो स्टैंड ले सके और पूरी फैमिली के अगेंस्ट भी स्टैंड ले सके, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। क्योंकि आप किसी और के भरोसे नहीं जा रहे हो या उस घर में, सिर्फ़ उस लड़के के भरोसे, और वो नहीं है, तो कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है पूरी शादी का। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ रिवर्स, व्हाट शुड मैन लुक इंटू अ वुमन बिफोर मैरिज? द एबिलिटी टू बी बोल्ड बट साइमल्टेनियसली टू बी डिवोटेड एज़ वेल। जो लड़की काली भी बन सके, पूरे ज़माने के लिए काली बन सके, लेकिन तुम्हारे लिए पार्वती जैसी बन सके, वो। अगर वो उसके अंदर क्वालिटी है, क्योंकि समर्पण बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टनर्स की तरफ से, ठीक है? और आजकल क्या हो गया ना, लड़कियों के अंदर ये आ गया कि मैं कमाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो कर सब। अगर उसके बाद भी कोई थोड़ा-सा समर्पण दे देता है, और हम यहाँ बात ये नहीं कर रहे कौन छोटा है, कौन बड़ा है, हम यहाँ समर्पण की बात कर रहे हैं, डिवोशन की। तो लड़की के अंदर डिवोशन पावर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो डिवोटेड नहीं हो सकती अपने पार्टनर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता बहुत डीप जा पाएगा कभी। बट हाउ टू चेक डिवोशन? यार देखो, एक सिंपल सी आदत होती है, अगर कोई आदमी आलसी होता है ना, तो वो सारी चीज़ों में आलस दिखाता है। ठीक है? अगर कोई इंसान डिवोटेड होता है ना, तो तुमने कभी देखा है पैशनेट इंसान, जो जीवन में बहुत पैशनेट व्यक्ति होते हैं ना, वो साले बहुत सच्चा इश्क कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो अपने ना काम से भी इश्क ही कर रहे होते हैं। पैशन तो एक नाम दे दिया है, लेकिन वो अपने काम से भी इश्क कर रहे होते हैं। तो जो व्यक्ति खुद एज़ अ आशिक के तौर पे पैदा हुआ होता है ना, वो सब जगह तुझे उसकी आशिकी दिखेगी, उसके काम में तुझे आशिकी दिखेगी, उसके माँ-बाप को लेकर दिखेगी। हुँ। वो एक पर्टिकुलर शर्ट साला
उसके दोस्त ने दी होगी ना, तो वो जैसे तूने वो बात कही थी कि दोस्त के लिए भी इतना कर देगा, तो वो सारे रिश्तों में उसकी तेरे को वैल्यू नज़र हुँ, आएगी। तो अगर कोई व्यक्ति डिवोटेड होगा ना, तो वो तुझे उसका डिवोशन हर रिश्ते के अंदर नज़र आएगा उसके। उसके काम से लेके छोटी-छोटी हैबिटों से लेके डिवोशन नज़र आएगा। फिर क्या लगता है कि कितने लोग सच में उस रिलेशनशिप को लव के स्टेट पर लेके जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्रेम है, वो बहुत लग्ज़ूरियस है, बहुत लग्ज़ूरियस है। उसको पाना मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए कैपेबिलिटी क्रिएट करना खुद के अंदर वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में 5% से ज़्यादा लोग ट्रू लव ने इन्होंने कभी एक्सपीरियंस भी किया है। ये आधे से ज़्यादा जीवन अपने अटैचमेंट में ही जीकर मर जाते हैं। अटैचमेंट को ही प्यार समझ बैठते हैं। हुँ, भाई सत्य प्रेम जो होता है ना, वो आपको इतना कंपैशनेट बनाता है, इतना सब कुछ बनाता है, पूरी दुनिया त्यागने के लिए आपको छोड़ देता है। वरना क्यों पागल हैं, पिछले 2000 साल से सारे के सारे राइटर सब लव के बारे में लिखे जा रहे हैं। सब लव के बारे में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि इट इज़ द ओनली थिंग। अगर इस पूरे समाज में अगर कोई चेंजेस लेकर आता है ना, तो वो प्रेम ही चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है? अगर ये कास्ट सिस्टम आज जो धीमे-धीमे खत्म हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आशिकों की वजह से खत्म हो रहा है भाई। ये इसलिए खत्म नहीं हो रहा कि लोग एजुकेट हो रहे हैं, यानी कितने एजुकेटेड लोग हैं जो अपनी कास्ट में जाके शादी करते हैं। आप एक तरीके से सटल वे में तो प्रमोट ही कर रहे हो ना आप अपने कास्ट मैरेजेस को, या ठीक है? क्योंकि कल को आपको बच्चा होगा तो आप हुँ, मान के चलिए आप बनिए, मैं बनिया, हुँ, ठीक है? बनिए-बनिए की शादी हो गई, बच्चा होगा तो आप तो उसको ये कहोगे बेटा आप बनिए, हुँ, है ना? लेकिन यहाँ पे एक शादी होगी राजपूत की, किसी ब्राह्मण से शादी हो गई, अब क्या कहोगे? कि राजपूत है कि ब्राह्मण है? और अब तो वो सिस्टम भी हट गया कि लड़की कहे कि नहीं तुम्हारा ही कुल हुँ, चलेगा, लड़की भी कहती है नहीं मेरा नाम भी लगना चाहिए। लोग लगाते हैं, माँ का नाम भी लगा रहे हैं, है ना? तो कास्ट सिस्टम कब खत्म होगा इसकी वजह से, और वो क्यों खत्म हो पाएगा? जब लोग लव मैरिज करेंगे, जब सच्चा प्रेम करेंगे, पूरे समाज से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यमराज से भी कौन लड़की लड़ी? ठीक है? वो एक लेडी लड़ी अपने पति के लिए कि नहीं मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूँगी, आप मेरे पति की मेरे को जान दीजिए वापस। तो प्रेम के अंदर ही ताकत है जो भगवान को भी विवश कर दे। प्रेम का अगर आपको प्रेम वर्ड समझ नहीं आता है, तो आप वर्ड समझिए डिवोशन। जो भगवान हनुमान का राम के लिए डिवोशन है, वो क्या है? प्रेम है। इन्होंने हर चीज़ को ना रोमांटिसाइज़ कर दिया है, बट वैल्यू सिमिलर है। अगर आप सिर्फ सेक्स वाला पार्ट हटा दो, तो एक रोमांटिक रिश्ते के अंदर और एक बाकी रिश्तों के अंदर क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, सब सिमिलर है। आप सिमिलर वैल्यूज़ रखो, तो आपको दिख जाएगा कि ये लड़की या लड़का अपने बाकी रिश्तों में सिमिलर डिवोशन हुँ। रखता है कि नहीं रखता है। आई थिंक दिस इज़ सो ट्रू। मतलब मैंने इस चीज़ को वैसे महसूस नहीं किया था, लेकिन अभी मैं अपनी लाइफ़ ऐसे पास से छक, 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 छक फ्लैशबैक में देख रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे तेरे को पता है कि मेरे को बस में उल्टियाँ आती हैं। हाँ। लेकिन जब मैं रिलेशनशिप में था, मुझे उससे मिलने जाना था और उसने कहा था कि यार तुम आ जाना। अब द डिस्टेंस इज़ थाउज़ेंड्स किलोमीटर हाँ। मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराई थी, वो वेटिंग लिस्ट में नंबर नहीं आया था, लेकिन मैंने बोल दिया है कि मैं आऊँगा। हुँ, तो यार मैं बस में गया था, 42 आवर्स की जर्नी करके और मेरे अंदर कहाँ से वो ताकत आ गई जो बस से भागता है। हुँ, दिल्ली से नोएडा आने में भी जो इंसान बस से भागता है कि यार मुझे बस में ट्रैवल नहीं करना, 2 घंटे के लिए भी मुझे बस में नहीं जाना, वो 42 घंटे बस में ट्रैवल करके पहुँचा था। और जबकि वहाँ जाके मेरे सिर में दर्द हुआ है, वॉमिटिंग भी की मैंने, पर मैं वहाँ जाके पहुँच गया कि सोऊँगा तो उसकी गोद में जाके सोऊँगा। तो हुँ। आई और थिंक वो फ्रेम में ताकत है वो पर्वत हिलाने की। हाँ, वही ना कि प्रेम में ही ताकत है पर्वत हिलाने की। वरना इसलिए मैं कह रहा हूँ शादी एक अलग चीज़ है और प्रेम अलग चीज़ है। शादी तो कोई भी कर सकता है, ज़िंदा लड़का-लड़की की शादी आपस में हो सकती है। ठीक है? देखो कुल-वुल देखो, सैलरी-वैलरी देखो, लड़की सुंदर है, ये सब देखो, हो गई शादी। प्रेम ये सब नहीं देखता, प्रेम इन सब चीज़ों को तोड़ता है, पूरे समाज की सोच को चेंज करता है, ठीक है? और लोगों को प्रूव करता है कि जो तुमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था ना, वो हमने करके दिखाया है। तो ये प्रेम ही इतिहास लिख कर जाता है। वही बात है ना, तो मुझे और पता है बात है कि व्हाई पीपल सो ऑब्सेस्ड विद द लव बिकॉज़ इट इज़ रेयर। अगर ये हर घर में होता ना, तो इसकी वैल्यू नहीं होती। नहीं होती। ना ल इतनी बातें कर रहे होते लोग। और इसीलिए जो लोग बात कहते हैं ना, यू नो मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। आई विल से दैट मनी कैन नॉट बाय लव। आप किसी कुत्ते का प्यार नहीं खरीद सकते हो पैसे से। आप कुत्ता खरीद सकते हो, हुँ। कुत्ते का तो प्यार नहीं खरीद सकते हो। आप पैसे से होटल खरीद सकते हो, लेकिन उस होटल में वो इंसान जो आपकी रूह के अंदर तक जाके आपके सारे इमोशंस को समझे, वो नहीं समझ सकते।
You cannot buy the understanding. You cannot buy the emotional intimacy. You cannot buy the intellectual intimacy by money. तो वो जो ये जो आप लोग ना मनी बेवकूफ हैं, वो कभी इस बात को समझ नहीं पाए कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। ये स्टेटमेंट बहुत सही है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये सच है, बस लोग बेवकूफ हैं, वो कभी समझ नहीं पाए इस बात को कि हैप्पीनेस इज अबाउट इमोशनल इंटीमेसी। हैप्पीनेस इज अबाउट हैविंग योर पार्टनर बिसाइड यू। हैप्पीनेस इज अबाउट हैविंग कंपैशन, कि कोई इंसान आपके रूह के अंदर तक जाके आपकी सारी इमोशंस को समझ सकता है। तो पैसे से आप होटल का कमरा खरीद सकते हो, लेकिन वो इंटीमेसी नहीं खरीद सकते हो, वो समझदारी नहीं खरीद सकते हो, किसी इंसान का सेक्रीफाइस आपके लिए नहीं खरीद सकते हो, किसी इंसान का डिवोशन नहीं खरीद सकते हो। और रियल हैप्पीनेस इसके अंदर है। आई थिंक मनी कैन बाय एस्केपिज्म। हाँ, जिस एस्केपिज्म को हमने हैप्पीनेस बोलते हैं ना, तुम शिमला जा सकते हो, 2 दिन पहाड़ पे रहो, खूब फोटो खींचो, खूब इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, वापस आ जाओ, करेक्ट। ठीक है? और फिर तुम वापस सैड हो जाओगे। हाँ, तो अभी तो तुम खरीद लाए ना, रहो खुश। हाँ, वो खरीद के खत्म कैसे हो गया? करेक्ट। तो ये तो वाउचर था। वही मनी इज अबाउट एस्केपिज्म। बहुत सुंदर बात की, इसलिए तो लोग दारू में, पार्टी में एस्केपिज्म ढूंढ रहे हैं ना। खुशी तो तुमको फिर भी वहीं मिलेगी ना, जब तक तुम अपने पार्टनर के पास आके बाद में सोओगे नहीं। हाँ, अरे भाई, बैंगलोर में आधा स्ट्रगल ये है, जॉब ठीक है, सैटरडे संडे क्या करना है? लोग अकेले हैं इतने। हाँ, कि अब पैसा है तो अब मनी कैन बाय हैप्पीनेस, तो वो हैप्पीनेस नहीं खरीद रहे, वो सोच रहे सैटरडे संडे में क्या करूं कि खुश रहूं। हम्म। अब इंसान को खाना बनाने में खुशी नहीं मिल रही, वो उसको दाल रोटी खाने में खुशी नहीं मिल रही, वो कह रहा मैं बाहर जाके खाना खाऊंगा तो मैं खुश हूंगा। क्यों? वो हम्म। फुलफिलमेंट नहीं है ना, क्योंकि बाहर जाऊंगा, रेडी होऊंगा, फोटो खींच के डालूंगा, वैलिडेशन मिलेगा, ओ ये वहाँ रेस्टोरेंट में गए थे तुम लोग, कोई होगा साथ में। एक्चुअली तो लव डजंट फेड अवे, वो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड फॉर मी। बट क्या लव फेड्स अवे? आई थिंक अट्रैक्शन फेड्स अवे। अट्रैक्शन ही फेड अवे हो सकता है। डज़न्ट मैटर कितनी सुंदर आपकी गर्लफ्रेंड है, कितना अमीर आपका बॉयफ्रेंड है, एक पॉइंट पे बाद अट्रैक्शन फेड अवे होगा। लेकिन अगर आपको प्यार होगा इंसान से, प्यार आपका ब्रेकअप हो जाएगा ना, तो भी फेड अवे नहीं होगा। ये जो लोग बात कहते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया, आई डोंट लव हर एनीमोर एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा एक दिल का हिस्सा शायद उस इंसान के साथ चले जाता है। मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि वो फेड अवे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार करना ना करना ये आपकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप किसी को एक बार प्यार करते हो, मतलब कोई कंपैशनेट पर्सन है, मगर जैसे कोई आलसी आदमी है, अब आप उसको बोला भाई तू अपना आलस ठीक कर ले, वो नहीं होगा, उसका इनहेरेंट नेचर है ना। हम्म। तो प्यार करने वाले लोगों का भी अपना इनहेरेंट नेचर होता है। डजंट मैटर आप उनके साथ कितना बुरा करो, हम्म। वो फिर भी आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, फिर भी आपके लिए दुआएं ही मांगेंगे, क्योंकि वो उनका इनहेरेंट नेचर है। तो जिस हिसाब से आप किसी इंसान की बुरी चीजें चेंज नहीं कर सकते ना, उसी तरीके से आप किसी इंसान की अच्छी चीजें भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी रूट वैल्यू है। या उसने कोर बनाया है यार, तुम भगत सिंह को तोड़ थोड़ी पाए। करेक्ट। वो रूट वैल्यू है उसकी। अगर वो रूट वैल्यू से कोई इंसान आपको प्यार कर रहा है ना, वो फेड अवे वेड अवे कहीं कुछ नहीं होता। ये जो लोग बातें कहते हैं ना कि अरे यार शादी के ना 5-6 साल के बाद फिर कुछ प्यार-व्यार नहीं रहता है। ये उन लोगों का नहीं रहता है, जिन लोगों ने ना एक-दूसरे को बेसिकली अटैचमेंट में पाया है, प्यार में नहीं पाया। हम्म। ये अटैचमेंट में जी रहे हैं। तो अटैचमेंट एक पॉइंट के बाद जाके एक ही लाइन रहती है उसकी, या सैचुरेट हो चुका होता है वो। अगर मैं तो कह रहा हूँ फेड तो पहली चीज तो होता ही नहीं है, वो ऐसे वो नहीं होते, फर्स्ट कॉपी होती है नाइकी की, हाँ। तो अगर वो फर्स्ट कॉपी है तो फेड हो जाएगा, ओरिजिनल है तो नहीं होगा। हाँ। यार मेरा एक दोस्त है, उसका रिलेशनशिप है, उसने शादी से पहले ऐसे बोला था कि मैं जॉब करूंगी और तुम खाने का हम साथ में देखेंगे, मैं खाना वाना नहीं बना पाऊंगी। उसने हाँ ठीक है ऐसे करके, तो जो मेरा दोस्त है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो खाना वाना बनाता है, लड़की बाहर बाहर से आती है, बट वो जब उसको खाना खाते हुए देखती है ना, तो उससे वो रहा नहीं जा रहा कि यार इतना अच्छा खाना नहीं बना रहा है ये, ठीक है, हुँ। मेड वेड लगवा ली, लेकिन नहीं यार उसको मजा नहीं आया। लेकिन जब वो आकर एक पॉइंट के बाद उसने खुद ही खाना बनाया, वो लड़का उसको हेल्प करता है मेरा दोस्त। बट जब मैंने उससे पूछा कि यार तुम बाहर भी ऑफिस भी जा रही हो, आके खाना भी बना रही हो, तो उसने कहा मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ कि मैं कुछ डबल काम कर रही हूँ, मैं इसको नहीं खिलाऊंगी अपने हाथों से खाना,
डिवोशन। हाँ, कि वो ये नहीं बोल रही कि मैं क्यों खाना बनाऊँ या वो इट्स नॉट अबाउट कि लड़का बना रहा है, लड़की बना रही है, बट उसका मन है, हुँ, उसका दिल कह रहा है कि इसको मैं खिलाऊँ खाना बना के। हुँ, तो और उसके लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, कि एफर्ट लग रहा है, कि कभी तो तुम समझो। वो चीज़ नहीं, तो वो अंदर से आता है यार। हुँ। मेरा अगला सवाल है कि व्हाई डू पीपल चीट इन रिलेशनशिप? आई थिंक व्हाई डू पीपल चीट इन द रिलेशनशिप, इसका सिंपल आंसर यही है कि यार कोर वैल्यू। जब अगर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर चीट किया है तो इसका आपका कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है कि आपके अंदर कोई कमी थी या आप कोई बहुत खराब दिखते हो या आप सुंदर नहीं दिखती हो, आप पैसा कम कमाते हो, ये रीज़न्स नहीं, ठीक है? द मेन रीज़न इज़ कि वो इंसान की कोर वैल्यू में लॉयल्टी थी ही नहीं। उस इंसान के लिए मोमेंटरी सुख जो है इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द प्योरनेस ऑफ द होल रिलेशनशिप। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कुछ लोग ना अपने इमोशन के लिए जीते हैं और कुछ लोग अपने एथिक्स के लिए जीते हैं। और एथिक्स पे टिकना ना ये बहुत मुश्किल काम है। एथिक्स को तोड़ना आसान बात है और एथिक्स पे टिकना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए ऑलवेज़ फाइंड अ पर्सन हू इज़ एथिकली स्ट्रॉन्ग। जो एथिकली स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने इमोशंस को भी स्ट्रॉन्ग करके कंट्रोल कर लेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लव एंड हैप्पीनेस? बिकॉज़ लोगों को लगता है कि मैं भी बहुत लो फ़ील कर रहा हूँ, तो हिंज पे चले जाते हैं कि पार्टनर आएगा तो खुशी आएगी। यार ये सब ना बहुत ही टेम्परेरी हैप्पीनेस है। अब जो इंसान मन से दरिद्र है, जिसके खुद के मन में कहीं प्यार नहीं है, तो वो तो बाहर जाके प्यार ढूँढेगा ही ना। हुँ। तो ये वैसी ही बात है जिसने कभी जीवन में सोना देखा ही नहीं है, ना ख अपने घर में देखा है, अपने दिल के घर में कभी देखा ही नहीं सोना, तो वो बाहर जाके पीतल को ही सोना मान लेगा। अब उसको जो लड़का टेंशन दे देगा उसको वो प्यार लगेगा, है ना? इसी तरीके से जो लड़की सुंदर है, वो लड़के को लगेगी ओह माय गॉड मुझे तो इसी लड़की से प्यार है ना? तो ये सब क्या है कि अगेन बात आ जाती है वैल्यू पे और इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो आप जितना वैल्यू अपने अंदर क्रिएट करेंगे, जितना इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट करेंगे, उतना आप फ़र्क जान पाएँगे कि हैप्पीनेस क्या है और लव क्या है। हैप्पीनेस तो आपको दोस्तों के साथ भी फ़ील होती है, मुझे तेरे साथ भी हैप्पीनेस फ़ील होती है, तो इसका मतलब थोड़ी ना तेरे साथ मैं रोमांटिक रिलेशनशिप में आऊँगा भाई। ठीक है, वो तो किसी के साथ भी कुत्ते के साथ भी तो आप हैप्पी फ़ील कर रहे होते हो, तो उसके साथ जा रहे होते हो क्या? नहीं जा रहे होते हो। तो समझने की ज़रूरत है कि है ठीक है, दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस, दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ लव, दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लव, दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लव। वो सेग्रीगेट करना आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो रहो जीवन में इल्यूज़न में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इफ यू आर इमोशनल पर्सन। अभी ओपन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, सिचुएशनशिप्स चल रही हैं, कौन-सी पता नहीं शिप्स चल रही हैं, उनकी वो जन जाने टाइटैनिक, हाँ, फिर उनका डूब जाता है। हुँ। तो अभी लोग क्या है कि यार मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, बट इसको ओपन रखते हैं, बट कमिटमेंट नहीं करते हैं। तो ये जो फ़ियर ऑफ कमिटमेंट है, व्हाट इज़ दिस? यार मुझे लग रहा है कि लोग ना आजकल कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको डर बैठा हुआ है कि यार पहले रिलेशनशिप में मैं जैसे पागल हो गई थी, मैंने इतने गंदा टाइम देखा, इमोशनली लो देखा अपने आप को या मैं इतना कबीर सिंह बन गया था, मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहता हूँ। एंड विच इज़ फाइन, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। बट मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब कभी आप साइकिल से गिरे थे, आपके चोट लगी थी पैर में, तो आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया था क्या? या आप जब कभी जॉब पे गए थे, जॉब से रिजेक्ट अगर आप हो गए थे, तो आपने जॉब हंट करना छोड़ दिया था क्या? या आपके घर में किसी की तबीयत खराब हुई थी, आप परेशान डोल रहे थे, तो आपने ऑफ़िस में काम करना बंद कर दिया था क्या? नहीं किया था ना। तो आपने ये सोचा कि चलो इस जॉब में नहीं मिली मेरे को जॉब, मैं अगली जॉब में ट्राई करूँगा और बेटर ट्राई करूँगा। तो व्हाई द फक यू आर डीलिंग इन द सेम वे नॉट विद द रिलेशनशिप? आप रिश्तों को उसी तरीके से फिर क्यों ट्रीट नहीं कर रहे हो? कोई बात नहीं। कि रिश्ते आपके खराब हो गए, कोई बात नहीं, आपकी भी तो कमी रही होगी ना उस रिश्ते के अंदर, तो आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बेटर बनाएँ और समझ क्रिएट करें, इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर आएँ, उससे बेटर पार्टनर चूज़ करें, तो फिर कमिटमेंट देने में दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि डरे हुए बैठे हैं। अब ये एक वो बहुत सुंदर शेर है ना कि अ, इश्क मुसीबत है, करे क्या? पर अपनी ज़रूरत है, करे क्या? हुँ। तो इनको इश्क चाहिए भी और इनको नहीं भी चाहिए। तो ऐसे तो काम नहीं बन सकता। आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा और वो अंधा होके अब लीप ऑफ फेथ मत लीजिए, साउंडेड होके लीप ऑफ फेथ लीजिए कि अब मैं एक तरीके के इंसान के ऊपर लीप ऑफ फेथ लूँगी या लूँगा।
तो आप शायद कमिटमेंट दे पाएंगे। और अगर फिर भी कोई व्यक्ति अगर नहीं दे पा रहा है तो वो इंसान रियलिटी में नहीं जी रहा है, वो अपने डरों के अंदर जी रहा है। रियलिटी होती है कि हाँ, हर इंसान ऐसा नहीं होता है, बस मुझे पहचानने की अकल नहीं है। दिस इज द रियलिटी। डर ये होता है कि हर इंसान ही खराब होता है, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा जाऊंगी, यार मुझे डर लग रहा है मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगी। ये डर में जीना होता है। क्योंकि आप ओपन रिलेशनशिप रख रहे हो ना कि वो इंसान मुझसे पूछे कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। हाँ, वो ठीक। सिचुएशनशिप जो चल रही है कि मतलब वी आर देयर फॉर ईच अदर बट वी आर नॉट फॉर द मैरिज और हाँ, सीरियस कमिटमेंट की। बस जैसे ही हल्का सा हमें लगा कि तुमने कुछ हल्का सा टॉक्सिक किया तो हम भाग जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, पता है, आर्ट और इश्क का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत सिमिलर है। दैट्स व्हाई हम मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान आर्ट कर सकता है ना वही इश्क कर सकता है अच्छे से। क्योंकि दोनों के लिए ना ब्रेवरी चाहिए, करेक्ट। और जो ब्रेव नहीं है ना वो इश्क कभी कर ही नहीं सकता। जो तूने कहा ना कि वो आशिक लोगों ने दुनिया में बदल दिया, वो वही थी ना जो सारे ब्रेव लोग थे। सारे ब्रेव थे, उनको कोई मतलब नहीं था कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो अगर आप ब्रेव नहीं, अगर आपका, इसलिए मैंने कहा कि लड़की का भी काली होना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर लड़की काली होकर पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकती है, और ऑन द सेम वे वो अगर पार्वती जैसी भी नहीं हो सकती है ना, तो ये खराब बात हो जाएगी। लोग कहते हैं यार, आई एम फॉलिंग इन लव विद हिम, विद हर। लाइक व्हाट इज दिस फॉलिंग इन लव? तुम गिर रहे हो। यार ये सारे सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स जो है ना, मुझे लगता है कि ये फिल्म्स और इंस्टाग्राम वगैरह से ज्यादा आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि यार आप धीमे 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 उस इंसान को पसंद करना स्टार्ट करते हो, वो एक प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है प्यार एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे दो लोग बहुत मेहनत करके एक दूसरे की गलतियों को माफ करके तब पहुंचते हैं उस स्टेज पे। दैट इज कॉल्ड द लव। तो आप उस प्रोसेस को कह सकते हो कि लाइक आई एम फॉलिंग इन लव। ठीक है, आप तब माने अपने आप को उस स्टेज पे, प्यार की स्टेज पे, जब आपके अंदर ना डिवोशन आ जाए। कोई बात नहीं यार, अच्छा तुमको ये चाहिए, अच्छा इसके लिए मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कर दूंगा, कर दूंगी। दैट इज डिवोशन। मैं एक लड़की को जानता हूँ, शी इज मैरिड। ठीक है, उसके हस्बैंड को ना कुछ 3-4 करोड़ रुपए का उसको बिजनेस स्टार्ट किया, हस्बैंड ने बहुत ज्यादा लॉस हो गया। लड़की ने ये बोला कि यार चिंता मत करो, तुम ट्राई करो अपना बिजनेस दोबारा सेट करने के लिए, और मैं काम करती हूँ। और वो वर्क फ्रॉम होम करती है, दिन में 3-4 घंटे काम करती है, और शी इज़ अ वेरी बिग बिग इन हर करियर। ठीक है, और उसने कहा मैं तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स सब संभालूंगी और काम भी करूंगी। ठीक है, 3-4 घंटे करती है तो मैनेजेबल है उसके लिए। तो उसने वो सारा काम करके फ्रॉम द लास्ट 6-7 ईयर्स उसने अपने हस्बैंड का सारा लोन उतरवाया है, खुद से पैसे दे दे के। हस्बैंड को सैलरीज तक दिए कि तुम्हारी इतनी सैलरी थी, मैं देती हूँ, कुछ पैसा लोन में डालूंगी, कुछ इधर करूंगी, ये करूंगी। सब कुछ घर उसने चलाया। दिस इज कॉल्ड द डिवोशन। लड़की ने अपने पिता की एफडी तोड़वा दी कि पापा मुझे जरूरत है, मेरे और मेरे हस्बैंड को आप ये तोड़ के दीजिए। पिता ने दे दी, पिता ने प्रॉपर्टी बेच दी, बेटा कोई बात नहीं, दामाद जी के लिए हम दे दे रहे हैं। तो ये लड़की ने डिवोशन शो किया है। तो जब आप ऐसे में आ जाते हो ना, मैं अब सेक्रीफाइस कर दूंगा खुद को तुम्हारे लिए, तुम्हारा जीना मेरे जीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या आपके खुद के व्यू पॉइंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कर दो यार। प्लीज़ कर दें यार।